कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए हम लोग लेके आए रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एग्जाम्शंस अंडर जीएसटी। ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी लिस्ट है। मैंने कोशिश करी है कि ये लिस्ट आपको समझानी तो है, साथ साथ मैं ये लिस्ट आपको याद भी करा दूं। तो आज इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम सारे पॉइंट्स याद भी कर ले, समझ तो आ ही जाएंगे हमें। ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे छोटी छोटी चीजें बतानी है आपको कि जो हमारी एग्जाम सप्लाई होती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है होली एग्जाम, फिर हमारा आता है निल रेट, एंड देन हमारा आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपकी आती है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, प्लस में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो हमने सप्लाई चैप्टर में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पढ़े थे वो आते हैं, और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आता है। उसके बाद निल रेट वो होते हैं जिनमें जीएसटी तो लगता है, लेकिन जीएसटी का रेट जो है वो 0% होता है। और होली एग्जाम जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में जो जो ट्रांजेक्शन मेंशन है वो होली एग्जाम की कैटेगरी में आती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि सपोज करो गवर्नमेंट को एग्जाम्पशन लेके आई। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये वाला पेन है, गवर्नमेंट ने कहा कि इस पेन के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, इसे एग्जाम्प्ट कर देंगे। ये एग्जाम्पशन गवर्नमेंट लेके आई, सपोज करो 1 जुलाई 2018 को। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि इस पेन पे एग्जाम्पशन मिली है। अब मार्केट में जब ये एग्जाम्पशन आई तो बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई। कंफ्यूजन कैसी कि भैया अगर पेन को एग्जाम्पशन दे रहे हो, क्या पेंसिल भी एग्जाम्प्ट है, क्या हमारी दूसरी तरह की जो लेड पेंसिल्स आती हैं वो भी एग्जाम्प्ट है। इस तरह की कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई। तो उन्हें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई क्लैरिफिकेशन या फिर नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन लेके आई कि भैया हमारा कहने का मतलब ये था। गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी। अगर गवर्नमेंट ये क्लैरिफिकेशन 1 ईयर के अंदर अंदर दे देती है, जिस दिन हमारी एग्जाम्पशन आई थी उसके 1 ईयर के अंदर अंदर एग्जाम्पशन अगर क्लैरिफिकेशन आ जाती है, तो उसे माना जाता है कि वो उसी दिन से एप्लीकेबल थी जिस दिन हमारी एग्जाम्पशन आई थी। मतलब इसे माना जाएगा कि 1 जुलाई 2018 से ही एप्लीकेबल थी। ठीक है। लेकिन अगर हमारी क्लैरिफिकेशन आफ्टर 1 ईयर आती है, तो जिस दिन वो क्लैरिफिकेशन मार्केट में आएगी उस दिन से वो इफेक्टिव होगी। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हमने देख लिए। अब देखो, ये वाला जो चैप्टर है ये हम चैप्टर पढ़ेंगे सेक्टर वाइज। सबसे पहला सेक्टर पढ़ेंगे हम हेल्थ केयर सेक्टर। ये जो सेक्टर्स है इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में ही डिवाइड कर रखे हैं, आईसीआई ने अपने मटेरियल में डिवाइड कर रखे हैं, तो मैंने भी यहाँ पे वही फॉलो किया है। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में आपको जो माइंडसेट रखना है, आपको माइंडसेट ये रखना है कि जब भी कोई डॉक्टर आपकी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जब भी कोई डॉक्टर आपका हेल्थ केयर सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। अब एक एज्यूम करो कि कोई डॉक्टर है, उसने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी, रेंटिंग की सर्विस दी, क्या उस पर जीएसटी आएगा? उस पर जीएसटी बिल्कुल आएगा। अब एक और चीज हो सकती है कि सपोज मैं हूं, मैंने किसी को हेल्थ केयर सर्विस दी, अदर देन डॉक्टर किसी ने किसी को हेल्थ केयर सर्विस दी, क्या उस पर जीएसटी लगाया जाएगा? उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। कंडीशन क्या है कि आपका सबसे पहले डॉक्टर होना चाहिए और वो हेल्थ केयर सर्विस देगा, तभी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। अब मन में डाउट आएगा, मैम डॉक्टर किसे कहेंगे? डॉक्टर कहते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जिनके पास अपनी डिग्री होती है डॉक्टर की, मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। लास्ट यहाँ पे आता है आपका पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स कौन होते हैं? जो आपके एम्बुलेंस में होते हैं। जब भी कोई पेशेंट को घर से उसके हॉस्पिटल तक लेके जाया जाता है तो एम्बुलेंस में जो उसका ध्यान रखते हैं उन्हें कहते हैं पैरामेडिक्स। ठीक है। जब भी कोई डॉक्टर आपकी हेल्थ केयर सर्विस देगा, हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है? हेल्थ केयर सर्विस में ऐसे देखो कि सपोज करो एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास गया। सबसे पहले डॉक्टर ने देखा कि उस पेशेंट को बीमारी क्या है, उसने आइडेंटिफाई किया कि भैया दिक्कत क्या है, उसने डायग्नोज किया, उसने बीमारी को डायग्नोज किया। उसके बाद उसने दवाइयां दी, उसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद पेशेंट को बिल्कुल तरह से सही कर दिया, क्योर कर दिया। किसी भी बीमारी का डायग्नोज, ट्रीटमेंट या क्योर करने को कहते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। किसका? किसी भी बीमारी का, कोई इलनेस का, कोई इंजरी, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसका, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी, इन 5 चीजों का डायग्नोज, ट्रीटमेंट एंड क्योर करने को कहते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। सिंपल डेफिनेशन है, ये याद कैसे करोगे? इसे याद करोगे डीटीसी। किसी डीटीसी, डायग्नोज, ट्रीटमेंट एंड क्योर करना, इन 5 चीजों का उसे कहते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में से क्लासिफाई करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जब भी कोई डॉक्टर हेल्थ केयर सर्विस देगा उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है। सपोज करो कोई बाबा है, कोई ढोंगी टाइप बाबा है, उन्होंने क्या करा, कोई मंत्र वगैरह ऐसे फूका और क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई। क्या इस पे जीएसटी लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? इस पे जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसे गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी कोई डॉक्टर हेल्थ केयर सर्विस देगा,
ऐसे सिस्टम से जो इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऐसा मेडिसिन का सिस्टम जो इंडिया में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया गया है, उसी सिस्टम से अगर देगा तभी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से मेडिसिन के सिस्टम से रिकॉग्नाइज किए गए हैं? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा यूनानी। ये वाले नाम आप 2 बार रीड करोगे आपको याद हो जाएंगे क्या क्या है। एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा यूनानी। अगर इन सिस्टम के थ्रू आपको सर्विस दी जा रही है, हेल्थ केयर सर्विस दी जा रही है, तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब देखो पॉइंट क्या है, दोबारा मेरे साथ रिपीट करो। जब भी कोई डॉक्टर हेल्थ केयर सर्विस देगा इन सिस्टम के थ्रू, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब देखो कई बार होता है जो पेशेंट होते हैं उन्हें एम्बुलेंस से घर से लेके जाया जाता है हॉस्पिटल तक, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पेशेंट फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू होम, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। उसके बाद देखो यहाँ पे इस सेक्टर में ना एक चीज याद रखना, और ये वाला पॉइंट आगे जितने भी सेक्टर्स आएंगे उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। पॉइंट क्या कहता है कि जब भी कोई चीज आपकी नेसेसिटी होती है, जब भी कोई चीज नेसेसिटी होती है, उस पर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाती। गवर्नमेंट कहती है भाई नेसेसिटीज पे जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी लगाने से प्राइस बढ़ जाता है। सपोज करो किसी का अमाउंट है 1000 रुपीज, 18% का अगर जीएसटी लगा दिया गया तो 1180 का अमाउंट सीधे सीधे हो जाता है। जीएसटी लगाने से अमाउंट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट जो नेसेसिटीज है उनकी प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आप अपने शौक के लिए कर रहे हो, अपने कंफर्ट के लिए कर रहे हो, तो उस पर गवर्नमेंट कहती है भैया आपके पास बहुत पैसा है, आप जीएसटी दे दो हमें। ठीक है, अगर कोई भी चीज आप अपने कंफर्ट के लिए करते हो तो जीएसटी लगाया जाता है। याद रखना, पूरे चैप्टर में ये पॉइंट याद रखना। अगर अपनी नेसेसिटी के लिए कोई चीज होती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर आप कोई अपनी चीज कंफर्ट के लिए कर रहे हो, अपने कंफर्ट के लिए कोई चीज कर रहे हो, तो उस पर जीएसटी बिल्कुल लगाया जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी हमें जीएसटी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना, ये जो 2 सर्विसेज है हेल्थ केयर की, ये 2 सर्विसेज जो है इसे एज्यूम किया जाता है कि आप अपने शौक के लिए करा रहे हो, अपने कंफर्ट के लिए करा रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है इस पे तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। कौन कौन सी 2 सर्विसेज है? हेयर ट्रांसप्लांट की, अगर कोई बंदा अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, कोई भी पेशेंट आता है वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, तो उसमें जीएसटी लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी अगर कोई कराता है पेशेंट, तो उस पर भी जीएसटी लगाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये चीज आप अपने शौक के लिए करा रहे हो, नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल और लेना। कोई इंसान है, वो जा रहा था, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका नी खराब हो गया। एक्सीडेंट की वजह से उनका नी खराब हो गया, अब उन्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ रही है। तो ये ऐसी चीज है जो नेसेसिटी अगेन। तो देखो अगर कोई भी आपकी जो आपकी सर्जरी हो रही है, अगर कोई सर्जरी इसकी एबनॉर्मिटी, डिफेक्ट, इंजरी या ट्रॉमा, कोई आपके एक्सीडेंट वगैरह हो गया, किसी का भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इंजरी वगैरह की वजह से कोई अगर सर्जरी वगैरह हो रही है, तो उससे एग्जाम कर दिया जाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। बाकी इन दोनों पे जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, अब ये देखो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, हेल्थ केयर सेक्टर के हमारे 3 पार्ट्स हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर का एंगल, उसके बाद देखेंगे रूम रेंट, उसके बाद देखेंगे पेशेंट। डॉक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया कि भैया देखो जो डॉक्टर है, अगर डॉक्टर आपका हेल्थ केयर सर्विस देता है इन सिस्टम के थ्रू, तो जीएसटी नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब देखते हैं रूम रेंट। अब देखो जब भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ये अपने बिल में सेपरेटली रूम रेंट लिखते हैं। ठीक है, अब जो रूम रेंट है, क्या उस पर जीएसटी आना चाहिए? गवर्नमेंट कहती है भैया अगर कोई पेशेंट है वो आईसीसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू या एनआईसीयू, इन चारों में एडमिट है, तो उस पर एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं जब इन पे लिया जाता है, और इनके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, 40,000 तक के चार्जेस होते हैं इनके। तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, इसे एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है वो इन 4 रूम के अलावा किसी और रूम में एडमिटेड है, तो देखा जाएगा कि रूम रेंट जो है, रूम रेंट पर डे का रूम रेंट अगर 5,000 से ज्यादा है, तो एंटायर अमाउंट पे जीएसटी लगा दिया जाएगा, अदरवाइज एंटायर अमाउंट एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। सपोज करो एक पेशेंट है वो एडमिट है जिसका रूम रेंट है 6,000, तो एंटायर 6,000 पे जीएसटी आएगा। ये याद रखना, 1,000 पे नहीं, एंटायर 6,000 पे जीएसटी आ जाएगा। और अगर रूम रेंट 5,000 तक है तो आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे चलते हैं। देखो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो कई बार पेशेंट एडमिट होते हैं, उन्हें खाना वाना दिया जाता है, क्योंकि उनकी डाइट जो है स्ट्रिक्टली मॉनिटर की जाती है। तो जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं उन्हें अगर फूड वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। ये पेशेंट का एंगल आ गया हमारा, कि जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है। अब यहाँ पे याद रखना, अगर पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट है, उस अटेंडेंट को खाना दिया जा रहा है, या कोई ऐसे पेशेंट को खाना दिया जा रहा है जो एडमिट नहीं किया गया हॉस्पिटल में, तो उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। सिर्फ एडमिटेड पेशेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता। ठीक है, उसके बाद देखो हमने इंसानों को तो एग्जाम कर दिया, हमें जो एनिमल्स है उन्हें भी तो करना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर सर्विस अगर आपका वेट क्लिनिक जो होता है वो दे रहा है एनिमल्स एंड बर्ड्स को, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है। देखो अगर कोई भी प्रोफेशनल है वो रिहैबिलिटेशन, थेरेपी या काउंसलिंग से रिलेटेड सर्विस दे रहा है, और सर्विस दे कहाँ पे रहा है? एक मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में सर्विस दे रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट सेक्टर या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में अगर सर्विस दे रहा है तो एग्जाम मानते हैं, अदरवाइज उस पर जीएसटी लगाया जाता है। अगर कोई भी प्रोफेशनल है, क्या लिखा है यहाँ पे?
कोई भी प्रोफेशनल है जो रिहैबिलिटेशन, थेरेपी, काउंसलिंग की सर्विस दे रहा है, इन जगह पे सर्विस दे रहा है तो उस पर एग्जाम्प्ट होता है, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाता है, उस पर जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है, ये वाला पॉइंट मेरे साथ यहाँ पे ध्यान से सुनना। पॉइंट ये कहता है कि सपोज करो यहाँ पे आपका एक सीनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, यहाँ पे आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉस्पिटल और यहाँ पे हमारा पेशेंट है। अब ये जो सीनियर डॉक्टर है इसका एक कॉन्ट्रैक्ट है हॉस्पिटल के साथ कि जब भी कोई ऐसे केसेस आएंगे जिसमें हॉस्पिटल को लगता है सीनियर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो इसे कॉल करेगा और एक फिक्स सम इन्हें पे किया जाएगा। ये इनके एम्प्लॉय नहीं होते, सीनियर डॉक्टर जो होते हैं कई बार इनके हॉस्पिटल के एम्प्लॉय नहीं होते, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनका एक पेशेंट आया, अब यहाँ पे देखा जाए तो दो तरह की सर्विसेज हुई। पहली सर्विस हुई जो सीनियर डॉक्टर ने यहाँ पे हॉस्पिटल को दी और हॉस्पिटल ने पेशेंट को दी। अब ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल पेशेंट को सर्विस देता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती है, उस पर जीएसटी नहीं आता। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल को सर्विसेज दे रहा है, ये वाली जो सर्विसेज है, क्या इस पे जीएसटी आएगा? मैं आपको बता देती हूँ, इस पे भी जीएसटी नहीं आता। इवन दो ये एम्प्लॉय नहीं है हॉस्पिटल के, लेकिन स्टिल इन पे जीएसटी नहीं आता। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप रीड कर लेना कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो हायर बेसिस पे काम करते हैं हॉस्पिटल के साथ, उन पे वो जो सर्विसेज देते हैं हॉस्पिटल को, उस पर भी जीएसटी नहीं आता, एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है यहाँ पे आईवीएफ प्रेगनेंसी टेक्निक जो होती है, इन पे भी जीएसटी नहीं आता, इसे गवर्नमेंट इनमें भी एग्जाम्प्ट करके चलती है। तो ठीक है, हमने ये इसके साथ हेल्थ केयर सेक्टर हमारा पूरा पढ़ लिया। होपफुली आपको याद हो जाना चाहिए, मेन क्रक्स ये था कि जब भी कोई डॉक्टर हेल्थ केयर सर्विस देगा इन सिस्टम के थ्रू तो जीएसटी नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्प्ट कर दिया, उसके बाद ये दोनों चीजें कह दी गई कि ये दोनों चीजें आप अपने शौक के लिए कर रहे हो तो भैया बिल्कुल जीएसटी आएगा। रूम रेंट का चार्ट एकदम सिंपल है, एक बार रीड कर लोगे आपको याद है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर हमें पढ़ना है यहाँ पे चैरिटेबल सेक्टर। चैरिटेबल ट्रस्ट, देखो चैरिटेबल ट्रस्ट याद करने के लिए ना आप माइंडसेट ये रखना कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं ना, ये बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। ये लोग कई चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो एजुकेशन कराते हैं स्टूडेंट चिल्ड्रंस की। ठीक है, उसके बाद कई चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई कोई होते हैं जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो चैरिटी में नहीं आता, जो समाज सेवा में नहीं आता, उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। अगर मान लो आप, गवर्नमेंट करने से मना नहीं कर रही, गवर्नमेंट कह रही है आप करो, लेकिन हम जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं किसे। चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं ऐसे ट्रस्ट को जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A एंड 12AB ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के सेक्शन 12AA एंड 12AB में जो रजिस्टर होते हैं उन्हें चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ये सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी नहीं आता है। तो एक एक करके देखते हैं, मैंने आप लोगों के लिए डिवाइड कर दिया चार्ट फॉर्मेट में। सबसे पहले देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर ये वाइल्ड लाइफ को, वाटरशेड को या फिर आपके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है इसमें हम जीएसटी नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, अगर ये ओल्ड एज होम चलाते हैं और उसमें ऐसे रेजिडेंट्स रहते हैं जिनकी एज जो है 60 से ज्यादा है और इनका जो रेंट वो लेते हैं, उनसे जो कंसिडरेशन लेते हैं वो 25,000 से कम का है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ओल्ड एज होम अगर ये चलाते हैं जिसमें जो रेजिडेंट्स है उनकी एज 60 से ज्यादा की है और जो आपका कंसिडरेशन है वो 25,000 पर मंथ से कम का है, तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि देखो ये भी एक तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद है एडवांसमेंट ऑफ अगर देखो ये काम कर रहे हैं किसी रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को या योगा को प्रमोट करने का, तो ये भी एक अच्छा चीज है। योगा आपके हेल्थ के लिए जरूरी है, तो अगर ये इन चीजों का एडवांसमेंट कर रहे हैं, इन्हें प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद अगर ये काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, अगर ये स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, होमलेस एंड ऑर्फन चिल्ड्रन, जो होमलेस या ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं जिनकी एजुकेशन बहुत करानी जरूरी है, उनकी एजुकेशन की तरफ काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा काम है, तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज, ऐसे लोग जो फिजिकली, जिनके साथ कोई भी फिजिकल या मेंटल अब्यूज हुआ है, प्रिजनर्स या फिर पर्सन एज 65 ईयर्स विजिटिंग इन रूरल एरियाज, ऐसे लोग जो 65 से ज्यादा की जिनकी एज है और रूरल एरियाज में रहते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है अगर इन चारों की एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है तो हम जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। होमलेस चिल्ड्रन की अगर आप एजुकेशन करा रहे हो, प्रिजनर्स की, मेंटली अब्यूज की, मेंटली या फिजिकली अब्यूज की, और ऐसे लोग जिनकी एज 65 से ज्यादा और रूरल एरिया में रहते हैं, अगर आप इनकी एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड कॉज, तो आप इन पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटेड टू आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, इस पॉइंट को मैं आगे भी पढ़ूंगी, तो अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि पब्लिक हेल्थ केयर। अगर देखो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि जब भी कोई डॉक्टर
हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है वो पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाएगा सबसे पहले। और उसमें भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले अगर वो केयर एंड काउंसलिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो बहुत ज्यादा ही बीमार है, टर्मिनली इल पीपल की, जो एचआईवी इन्फेक्टेड है, जो नार्कोटिक ड्रग्स के एडिक्टेड हो गए हैं, या फिर कोई जो फिजिकली या मेंटली अब्यूज लोग हैं, इन चार की अगर आप कोई भी केयर या काउंसलिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है इट्स गुड कॉस्ट, हम इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, आप एक अच्छा काम कर रहे हो। किस किस की? जो टर्मिनली बिल्कुल इल है, बहुत ज्यादा एकदम ही बहुत ज्यादा बीमार है। सेकंड, जो एचआईवी इन्फेक्टेड हो गए, एचआईवी से इन्फेक्शन उनका हो गया है, जो नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनके एडिक्शन जिन्हें हो गया है, और लास्ट होते हैं जो फिजिकली या मेंटली इनके साथ कोई अब्यूज हुआ है, अगर इन लोगों की आप केयर या काउंसलिंग कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और आता है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस आप फैला रहे हो किसकी? फैमिली प्लानिंग की, हेल्थ प्रिवेंशन हेल्थ की, या प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी की, इनसे रिलेटेड आप पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हो। कोई एक आप एक तरह से कोई भी एडवर्टीजमेंट चला रहे हो पब्लिक अवेयरनेस के लिए तो इस पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। गवर्नमेंट कहती है ये भी एक अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो देखो सिंपल मोटा मोटे पॉइंट ये है कि जब भी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कोई अच्छा काम कर रहा होता है, जो करना चाहिए उन्हें, उससे रिलेटेड काम कर रहा होता है, समाज सेवा का काम कर रहा होता है, तो जीएसटी नहीं लगाया जाता। सारी चीजें कवर हो गई यहाँ पे, प्रिवेंशन कवर हो गया, ओल्ड एज होम भी कवर हो गया, है ना। इन लोगों से रिलेटेड अगर एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही है वो भी एग्जाम्प्ट हो गया। अगर कोई पब्लिक अवेयरनेस कराई जा रही है, केयर है, काउंसलिंग कराई जा रही है इन फोर की, तब भी गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लेती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि एक्सक्लूड फिटनेस क्लासेस। अब सपोज करो कोई जिम है, उसने अपने आप को चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर करा दिया, तो क्या उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा? उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। अगर मैं जिम का सब्सक्रिप्शन ले रही हूँ, गवर्नमेंट कहती है अगर आप जिम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप जीएसटी भी पे कर सकते हो। तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट फिटनेस क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है तो जीएसटी लगाया जाएगा। और उसके बाद है अगर होटल एकोमोडेशन की सर्विसेज दे रहा है कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तो उस पर भी जीएसटी लगाया जाता है, कोई एग्जाम्पशन नहीं दी जाती। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे हमने चैरिटेबल ट्रस्ट पूरा पढ़ लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी का एक्सटेंशन है रिलीजियस सेक्टर। रिलीजियस सेक्टर, देखो इंडिया में रिलीजियंस को लेके ना लोगों के इमोशंस अटैच्ड है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो लोगों के रिलीजन के जो इमोशंस हैं उससे छेड़छाड़ की जाए, लोगों के इमोशंस को हर्ट किया जाए। तो सपोज एक एग्जांपल लो, मैं अपने घर पे कोई पूजा वगैरह रखवा रही हूँ, क्या उसमें जीएसटी लेना चाहिए? तो गवर्नमेंट कहती है नहीं। अगर ऐसी कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट होती है, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट हो, कोई भी कंडक्ट कराए, हम जीएसटी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट जीएसटी मांगने लग जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि एक है हमारे पास कुमाऊं मंडल विकास निगम और एक दूसरी है हमारे पास हज कमेटी एंड स्टेट हज कमेटी। अगर देखो कुमाऊं मंडल विकास निगम अगर ये आपको लेके जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर पे तो गवर्नमेंट कहती है इस पे भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। और अगर कोई आपकी हज कमेटी है या स्टेट हज कमेटी है ये आपको हज पे लेके जा रहे हैं तब भी उस पर गवर्नमेंट कहती है हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। अगेन यहाँ पे लोगों के इमोशंस अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पे भी जीएसटी नहीं आता। उसके बाद देखो रिलीजियस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दे दी कि भैया आप कोई भी रिलीजियस सेरेमनी वगैरह कर रहे हो तो हम यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े बड़े मंदिर वगैरह होते हैं उनके पास कुछ स्पेस खाली होता है और उसे वो रेंट पे दे देते हैं। तो अगर ये रेंट पे दे रहे हैं यार, ये तो रिलीजियस काम नहीं है ना। कोई वहां पे शॉप रेंट पे देना, अगर आप लोग वैष्णो देवी वगैरह गए होगे तो वहां पे आपने देखा है कि कितनी लाइन है वहां पे शॉप्स की, तो वो शॉप्स वगैरह रेंट पे देना ये तो रिलीजियस काम नहीं है ना। तो गवर्नमेंट कहती है इसमें तो हम जीएसटी ले लेंगे लेकिन एक लिमिट के बाद ही जीएसटी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो अगर मान लो ऐसी कोई रेंटिंग पे दी जा रही है जगह को और कौन दे, और वो जो जगह है वो किसके पास ओन है? चैरिटेबल ट्रस्ट ने या रिलीजियस ट्रस्ट ने ओन कर रखी है। चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमने से पहले पढ़ा था उसने ओन कर रखी है या किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने ओन कर रखी है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप रूम रेंट पे दे रहे हो, वहां पे एक रूम है उसे रेंट पे दे रहे हो और आपका जो रूम रेंट है पर डे रूम रेंट जो है अगर 999 तक है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अगर 1000 या उससे ज्यादा है तो जीएसटी लगा दिया जाएगा। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पर डे लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया आप लोगों के लिए पर डे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगर यहाँ पे कोई कम्युनिटी हॉल है या कल्याण मंडप है, अगर वो कोई ओपन एरिया वगैरह है, आप मान लो वहां पे किसी की शादी वगैरह करवा रहे हो, वहां पे वो मंडप वगैरह है वो आपने रेंट पे दिया है तो गवर्नमेंट कहती है कि पर डे 10,000। अगर आपकी चार्जेस आप 9999 यहाँ तक लेते हो, सॉरी यहाँ पे माई बैड, हाँ सही है, 9999 तक अगर आप चार्जेस ले रहे हो तो आप जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। 10,000 या उससे ज्यादा के आपके चार्जेस हैं तो आप पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है अगर उसकी वहां पे आपकी कोई शॉप्स वगैरह आप रेंट पे दे रहे हो तो यहाँ पे अगर आप पर मंथ, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे पर डे है, यहाँ पे भी पर डे है और यहाँ पे पर मंथ है।
पर मंथ अगर आप चार्जेस ले रहे हो 9999 तक के तो जीएसटी नहीं लगेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर जीएसटी लगता है। 10,000 या उससे ज्यादा का प्राइस है तो आपके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर कोई रूम रेंट पे दे रहे हो तो 1000, कोई अगर आप ओपन एरिया वगैरह दे रहे हो तो 10,000, शॉप वगैरह दे रहे हो तो 10,000, और यहाँ पे आपका पर मंथ है, यहाँ पे पर डे है, और यहाँ पे भी आपका पर डे है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई रेंट पे जगह दी जा रही है जो चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट ने ओन नहीं कर रखी, इनके अलावा किसी के पास है, तो वहां तो टैक्स लगता है, वहां पे एग्जम्पशन नहीं मिलती, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है कि अगर कोई ट्रेनिंग एंड कोचिंग दी जा रही है रिलेटेड टू आर्ट, कल्चर या स्पोर्ट्स, अगर आर्ट और कल्चर से रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअल, सपोज मैं एक आर्टिस्ट हूँ और उससे आर्ट से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो गवर्नमेंट कहती है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आर्ट और कल्चर से रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअल सर्विस देता है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, एग्जाम किया जाता है। और अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहा है, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, एग्जाम किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि आर्ट और कल्चर से रिलेटेड इंडिविजुअल है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके मन में डाउट आएगा, मैम आर्ट में क्या आता है? आर्ट में आपका आता है डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, थिएटर, लिटरेचर, ये सब आपके आते हैं आर्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन और है, क्लैरिफिकेशन मेरे साथ ध्यान से सुनना। सपोज करो एक योगा कैंप है, एक योगा कैंप लगा है, ठीक है। कैंप लगा है 3 दिन का, 3 डेज का, 3 डेज, जो बाबा रामदेव है उन्होंने 3 डेज का योगा कैंप लगाया है। उसमें क्या है, वो योगा कराएंगे, साथ में आपको फूड भी देंगे, साथ में आपको जो रात को आपको सोने के लिए नाइट स्टे भी दिया जाएगा। तो अब जो ये तीनों चीजें हैं, अब गवर्नमेंट की, अब देखो एग्जाम्पशन तो इसके ऊपर है ना सिर्फ, अब इन दोनों को भी क्या एग्जाम माना जाएगा? तो गवर्नमेंट कह रही है कि इस तीनों को हम मान लेंगे कंपोजिट सप्लाई, जो कंपोजिट सप्लाई है उसे मान लिया जाएगा, और उसमें मेन प्रिंसिपल सप्लाई आपकी योगा है, योगा एग्जाम है, तो ये भी कंपोजिट सप्लाई का कंपोनेंट माने जाएंगे और इनपे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो ये ओवरऑल ट्रांजेक्शन ही जीएसटी से एग्जाम हो जाएगी। ये एक क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार इसे रीड कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर है हमारे पास लीगल सेक्टर। लीगल सेक्टर जो है हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं हमारे चैप्टर आरसीएम में। मैंने जब आरसीएम चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको ये पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कोई भी सर्विसेज देती है तो सबसे पहले आपको देना है सर्विस दे किसको रही है। अगर बिजनेस एंटिटी को देती है तो आपको ये देखना है क्या वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर है इन प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड थी या लाइबल टू रजिस्टर थी तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम होती है, और ये जो बिजनेस एंटिटी है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन एग्जाम्प्ट हो जाती है, इसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी को सर्विस दे रही है अदर देन बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस एंटिटी नहीं है अदर देन बिजनेस एंटिटी तो एग्जाम्प्ट हो जाती है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सपोज मुझे कोई सर्विसेज दे रही है तो मैं इंडिविजुअल हूँ तो मुझे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मुझ पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, अगर लीगल सर्विसेज दे रहा है कोई भी एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, यहाँ पे याद रखना लीगल सर्विसेज, अगर कोई एडवोकेट है अदर देन लीगल सर्विसेज दे रहे हैं तो ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कोई एडवोकेट आपका लीगल सर्विसेज देते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है अगेन बिजनेस एंटिटी को देते हैं या किसी और को दे रहे हैं। अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो उसमें अगेन आपको देखना है क्या वो रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इफ यस तो टैक्सेबल होता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और ये बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। अदरवाइज यहाँ पे ये एग्जाम्प्ट हो जाता है, इसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। उसके बाद अगर जो एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है वो सर्विस देती है किसी अदर लॉ फर्म को, किसी अदर एडवोकेट को या किसी अदर लॉ फर्म को सर्विसेज दे रही है तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है, उसमें जीएसटी नहीं लगाते। और अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जाती है तो एग्जाम्प्ट होती है, जीएसटी नहीं लगता। तो देखा जाए तो ओवरऑल सारी ट्रांजेक्शन इनके एग्जाम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विस देता है किसी भी बिजनेस एंटिटी को तो ये वाला रूल सबके लिए सेम है। एडवोकेट का देखो, एडवोकेट में भी, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में भी और सीनियर एडवोकेट में भी ये वाला पॉइंट जो है बिजनेस एंटिटी का सेम है। आपको ये देखना है जो बिजनेस एंटिटी है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड थी या लायबल टू रजिस्टर्ड थी तो यस उस पर आरसीएम में लायबिलिटी आएगी और बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी, अदरवाइज एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी ही नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। अगर सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है किसी अनदर फर्म ऑफ एडवोकेट को, किसी फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है कोई सीनियर एडवोकेट तो उसमें अगेन आपको देखना है क्या वो रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है। इफ यस तो उसमें अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये लोग गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे, अदरवाइज वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, मतलब बिजनेस एंटिटी वाला रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये वाला सेक्टर मैंने आपको बहुत क्विकली पढ़ा दिया क्योंकि ये देखो एक तो चार्ट इतने सिंपल है, आप एक बार खुद ही रीड कर सकते हो, और ये वाला पॉइंट मैं आपको आरसीएम चैप्टर में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ तो इसलिए यहाँ पे हमने इसे क्विकली पढ़ा है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर देखो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, फिर पढ़ेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। देखो अभी तक हमने पहले पढ़ा था हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर में मैंने आपको बताया था डॉक्टर जब हेल्थ केयर सर्विस देते हैं तभी एग्जाम्पशन मिलती है,
उसी वे में हमने उसे याद किया था। उसके बाद हमने पढ़ा चैरिटेबल सेक्टर और रिलीजियस सेक्टर। उसमें वहां पे ह्यूमन सेंटीमेंट अटैच थे और गवर्नमेंट जहाँ पे अच्छे काम हो रहे होते हैं वहां पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाती। ठीक है, उसके बाद हमने लीगल सेक्टर पढ़ा। लीगल सेक्टर हमने पहले भी पढ़ रखा था आरसीएम में, तो हमने क्विकली पढ़ लिया क्योंकि हमें पहले अपने पढ़ रखा था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर याद करने के लिए अपना माइंडसेट ये रखना कि जहां पे भी आपका प्राइस होता है वो ज्यादा होता है, वहां पे जीएसटी लगाया जाता है। और जहां पे भी आपका प्राइस जो होता है वो कम होता है, जीएसटी गवर्नमेंट नहीं लगाती। ठीक है, प्राइस का ध्यान रखना कि जहां पे बड़े बड़े प्राइस होते हैं वहां पे जीएसटी लगाया जाता है, और जहां पे आपका प्राइस कम होता है गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाती। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन 4 जगह से हो सकता है, रोड से, रेलवेज, वेसल, एयरक्राफ्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रोड से अगर देखो, अगर रोड पे आपने देखा है ऑटो चलते हैं, ई रिक्शा चलते हैं, अब इनके जो प्राइस होते हैं वो ऑलरेडी इतने कम होते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है इन पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो जो मीटर कैब होती हैं, ऑटो रिक्शा होते हैं इंक्लूडिंग ई रिक्शा, तो उन्हें एग्जाम्प्ट किया जाता है, उन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। उसके बाद होते हैं नॉन एसी स्टेज कैरेज। तो स्टेज कैरेज क्या होते हैं ना, स्टेज कैरेज वो होते हैं जिनमें हर एक इंडिविजुअल के लिए सेपरेट टिकट चार्ज किया जाता है। सपोज करो हम 10 लोग हैं, 10 लोग एक बस में जा रहे हैं, तो उस बस में जो रोडवेज की बस होती है उन पे जा रहे हैं, तो सेपरेटली हर किसी से टिकट चार्ज किया जाएगा, तो उसे कहते हैं स्टेज कैरेज। तो जो नॉन एसी, जो भी आपके नॉन एसी स्टेज कैरेज होते हैं, जो नॉन एसी होते हैं उन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता, लेकिन एसी वाली जो बसेस होती हैं उन पे जीएसटी लगाया जाता है। अगर आप रोडवेज की बसेस पे जाओगे, उसमें अगर एसी बस होती है तो जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। और अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में क्या है, यहाँ पे भी सबसे पहला पॉइंट तो होता है नॉन एसी। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो होते हैं, जो सपोज करो मैंने कोई एक बस है वो पूरे दिन के लिए रेंट पे ले ली है। ठीक है, अगर ऐसे हम कोई हायर पे लेते हैं टूरिज्म के लिए, कोई भी बस हमने कोई भी चीज हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली, हायर पे ले ली फिक्स पीरियड पे, जिसमें हर किसी के लिए सेपरेट टिकट नहीं चार्ज किया जाएगा, एक फिक्स अमाउंट हमने दिया, सपोज हमने एक 10,000 रुपीज दिए और हमने कह दिया भैया एक दिन के लिए ये पूरी बस मेरी हो गई, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हम दे रहे हैं टूरिज्म के लिए और हमने किसी फिक्स पीरियड के लिए लिया, एक मतलब सपोज करो 2 दिन के लिए लिया, 3 दिन के लिए लिया, तो वो टैक्सेबल होता है, उस पर जीएसटी लगाया जाता है, अदरवाइज उसे एग्जाम कर दिया जाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगाते। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सेकंड, हमारा आता है रेलवेज। रेलवेज में देखो गवर्नमेंट ना मेट्रो वगैरह जो होती है, मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैम रेल, इन्हें प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि देखो दिल्ली के लोग जानते हैं जब से मेट्रो आई है हमारा ट्रैफिक पहले से कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब मेट्रो आने से ट्रैफिक कम हो गया है। तो गवर्नमेंट ना मेट्रो वगैरह को प्रमोट करना चाहती है, इसलिए जीएसटी नहीं लगाती है। और उसके बाद अगर आप कोई भी रेलवेज की ट्रैवल कर रहे हो अदर देन एसी, अदर एसी जो एसी कोचेज होते हैं उनमें ट्रैवल करोगे तो जीएसटी आएगा, क्योंकि अगेन प्राइस ज्यादा होता है। लेकिन अगर अदर देन एसी या फर्स्ट क्लास आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जीएसटी नहीं लगाया जाता, आपको एग्जाम्पशन मिलती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेसल्स। वेसल्स में देखो अगर कोई ऐसा वेसल है जो टूरिज्म के लिए यूज हो रहा है तो उस पर जीएसटी लगाया जाता है, टूरिज्म वाले पे जीएसटी लगता है। अदर देन टूरिज्म जो होता है उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। और कोई ऐसा वेसल है जो आइलैंड वाटर के अंदर चल रहा है, विद इन इंडिया ही चल रहा है आइलैंड वाटर में, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाते। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में देखो एयरक्राफ्ट के टिकट हमेशा ज्यादा होते हैं, जो फ्लाइट्स होती हैं उनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट हमेशा जीएसटी लगाना चाहती है, फ्लाइट्स पे गवर्नमेंट हमेशा जीएसटी लगाती है। ठीक है, हमेशा जीएसटी आता है। लेकिन है ना इंडिया में क्या हो रहा था कि ये सारे जो एयरपोर्ट्स थे ना ये कम चलते थे, तो गवर्नमेंट इन्हें प्रमोट करना चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी यहाँ पे टूरिज्म बढ़े। अब देखो जब जीएसटी लगता है तो प्राइस बढ़ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन लोगों पे एग्जाम्पशन दे दी, इन स्टेट को एग्जाम्पशन दे दी कि अगर हमारी कोई भी फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी, यहाँ पे लैंड करेगी, तो उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। क्या कहा गवर्नमेंट ने, अगर कोई भी आपकी जो फ्लाइट है, कोई भी फ्लाइट इन स्टेट से या तो उड़ रही है या इन स्टेट में लैंड कर रही है, तो अगर वो इन स्टेट्स में यहाँ पे लैंड करेगी तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, एग्जाम्पशन दी जाएगी। क्यों, पर्पस क्या था, गवर्नमेंट इन स्टेट्स को प्रमोट करना चाहती थी। अब कौन कौन से स्टेट थे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में एक जगह बगडोगरा, यहाँ पे इन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती थी। तो इन एयरपोर्ट से अगर आपकी फ्लाइट उड़ती है या इन पे लैंड करती है तो जीएसटी नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, अगर ये जितनी भी एग्जाम्पशंस लिखी हुई है यहाँ पे, जहाँ पे भी लिखा ना ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है, अगर ये सारी सर्विसेज दी जा रही है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो आपका जीएसटी लगा दिया जाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले पे एग्जाम्पशन नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ना गवर्नमेंट ने रिसेंटली ना काफी सारे एयरपोर्ट बनाए हैं, किसके थ्रू, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एक उनकी आरसीएस स्कीम थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए हैं। तो उसमें अगर 3 इयर्स तक उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ये वाला पॉइंट है, एक बार आप इसे रीड कर लेते। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है, हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में सबसे पहले देखते हैं बाय रोड। जब भी हम बाय रोड गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर जीटीए करते हैं तब जीएसटी आता है, लेकिन अदर देन जीटीए कोई करता है तो एग्जाम्प्ट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ये पेन है और मैं हूँ दिल्ली में और मैं दिल्ली से जा रही हूँ तमिलनाडु, ठीक है, और तमिलनाडु में ये पेन मेरा रह गया, तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने भी ये पेन ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेकिन मैं जीटीए रजिस्टर्ड नहीं थी, मैं अदर देन जीटीए थी, तो मुझे एग्जाम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर कोई जीटीए है, वो सर्विसेज देता है किसको, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, जो टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है, तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर जो हमारे जीटीए है वो सर्विसेज देता है इन लोगों को, इन 6 लोगों को अगर सर्विस देता है, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन 6 लोगों के ऊपर लायबिलिटी आती है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की, अदरवाइज एग्जाम्प्ट हो जाता है। ये वाला जो चार्ट है वो हमने डिटेल में पढ़ा था हमारे आरसीएम चैप्टर में, जब मैंने आरसीएम चैप्टर पढ़ाया था वहां पे ये चार्ट पढ़ाया था, और मैंने यहाँ पे आरसीएम लिंक कर दिया है, तो एक बार आपको अगर डाउट हो रहा है तो आरसीएम में जाकर आप डिटेल में ही चार्ट देख सकते हो। ठीक है, अब ये 6 लोग कौन है देख लेते हैं एक बार। फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का पॉइंट याद रखना, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों आएंगे यहाँ पे, बाकी सारे लोग रजिस्टर्ड ही आते हैं और पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइलैंड वाटर। अगर आइलैंड वाटर, देखो इंडिया के पानी के अंदर अंदर ही कोई वेसल चल रहा है और चीज सप्लाई की जा रही है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं आता। आइलैंड वाटर का मैंने आपको बताया था, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे भी जीएसटी नहीं आता। अगर आप देखोगे तो आइलैंड वाटर का अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तब भी जीएसटी नहीं आता, और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पे भी जीएसटी नहीं आता। उसके बाद रेलवेज, एयरक्राफ्ट, पाइपलाइन या फिर वेसल्स, अगर इनसे कर रहे हो तो हमेशा टैक्सेबल है, जीएसटी हमेशा आएगा। ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, याद रखना, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, पाइपलाइन या वेसल के थ्रू अगर आप कुछ भी गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें जीएसटी हमेशा आता है, टैक्सेबल होता है, कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाती। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है, देखो ये जो गुड्स है, ये सारे गुड्स जो है ये हमारी नेसेसिटी होते हैं। ये क्या होते हैं, नेसेसिटी होते हैं। तो अगर ये वाले गुड्स चाहे जीटीए सप्लाई करे, रेल से हो या वेसल से हो, किसी से, एयरक्राफ्ट नहीं है, देखो यहाँ पे एयरक्राफ्ट कवर नहीं है, एयरक्राफ्ट से होंगे तो टैक्सेबल होते हैं, लेकिन अगर जीटीए, रेल या वेसल ये सारे प्रोडक्ट्स अगर सप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। कौन कौन से हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, मिल्क, सॉल्ट, ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस, राइस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एंड रिलीफ टू विक्टिम, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स। अगर ये जो 6 प्रोडक्ट्स है, अगर ये सप्लाई कर रहे हैं जीटीए, रेल या वेसल, तो हमेशा एग्जाम्प्ट होंगे, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट एक और है कि अगर मान लो कोई आपकी मोटर व्हीकल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा की है, और वो आप रेंट पे दे रहे हो किसको, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग को, एसटीयू को रेंट पे दे रहे हो, तो जीएसटी नहीं लगाया जाता। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा की है और आप रेंट पे दे रहे हो किसी लोकल अथॉरिटी को, तब भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे अगर आप कोई भी अपनी व्हीकल है वो जीटीयू को रेंट पे देते हो, तब भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। उसके बाद यहाँ पे ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट टू जीटीए, गुड कैरेज जो होते हैं उन्हें नेशनल परमिट लेना पड़ता है कि वो हर स्टेट में चला सकते हैं, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। अगर कोई आपका कैरेज जो है नेपाल या भूटान जा रहा है, वहां पे भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। और सपोज करो आपने कोई अपना सामान नेपाल में भेजा, तो वहां से आपका खाली ट्रक वापस आ रहा है, एम्प्टी कंटेनर वापस आ रहा है, तब भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक देखो, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप लोगों के कारों में आजकल फास्टैग होता है। ठीक है, अगर जिन्होंने फास्टैग नहीं लगाया होता ना, तो उनसे गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है, टोल पे, टोल वाले कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं उनसे। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, क्या उनके ऊपर जीएसटी आता है, इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं आता। अगर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस कलेक्ट करे गए हैं टोल पे फॉर नॉन फास्टैग या ओवरलोडिंग, कई बार जो ट्रक वगैरह होते हैं वो ओवरलोड होते हैं, ओवरवेट होते हैं, तो उसकी वजह से उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, तो उस पर भी जीएसटी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स, अब इसमें एग्जांपल लो, सपोज करो मेरा घर है, मेरा 2 फ्लोर्स का घर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं खुद रहती हूँ और फर्स्ट फ्लोर मैंने रेंट पे दे दिया। अब जिसे मैंने रेंट पे दिया, अब 2 केस हो सकते हैं, या तो वो रहने के लिए यूज कर ले, रेजिडेंशियल यूज के लिए यूज कर ले, अदरवाइज वो कमर्शियल यूज के लिए भी कर सकता है। सपोज करो उसने क्या करा, फर्स्ट फ्लोर पे अपनी सीए प्रैक्टिस खोल ली, वो भी सीए था, उसने अपनी सीए प्रैक्टिस खोल ली, तो ये एक कमर्शियल यूज है। तो याद रखना, कमर्शियल यूज में हमेशा जीएसटी आता है, चाहे आरसीएम में आए या फॉरवर्ड चार्ज में आए, डजेंट मैटर, हमेशा जीएसटी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कमर्शियल यूज के लिए मैंने जिसे मैंने रेंट पे दी, वो कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहा है। अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, जिसे मैंने दी, उसने अपनी सीए प्रैक्टिस खोली है लेकिन उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी आएगी, मतलब मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में उस पर्सन के ऊपर लायबिलिटी आएगी, और वो पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा।
सिंपल है, इसे ऐसे ही समझो। सपोज करो ग्राउंड फ्लोर में मैं खुद रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर मैंने रेंट पे दी है। अब उसने अगर कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहा है, वो सपोज उसने अपनी सीए की प्रैक्टिस खोल ली है वहां पे, तो जीएसटी तो आएगा। अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में। अगर वो रजिस्टर्ड है तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी। आरसीएम चैप्टर में भी हमने ये वाला चार्ट पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर वो रेजिडेंशियल यूज के लिए यूज कर रहा है, रहने के लिए यूज कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी की बात ही नहीं आएगी। अगर वो रजिस्टर्ड है तो अंडर आरसीएम लायबिलिटी आएगा, अगेन वही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया गया। सपोज करो एक प्रोपराइटर है, एक प्रोपराइटरी फर्म का, एक प्रोपराइटरी फर्म है, उसका प्रोपराइटर है, उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई चीज परचेज करी है, उसका खुद का बिजनेस है, वो प्रोपराइटर है, उसने बट जो उसने घर लिया है ना, वो खुद के रहने के लिए लिया है, इन पर्सनल कैपेसिटी रेंट पे लिया है, तो गवर्नमेंट कहती है उसमें जीएसटी नहीं आएगा। तो एक बार ये वाला पैराग्राफ आप रीड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि देखो कई बार जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो पीजी पे रहते हैं, तो अगर कोई ऐसा पीजी वगैरह है जो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, क्या उस पर जीएसटी आता है? तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप किसी स्टूडेंट को अपना पीजी जो है वो रेंट पे दे रहे हो और आपने 90 डेज या उससे ज्यादा के लिए देते हो, और जो आपका मंथ का रेंट है वो 20,000 से कम है, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर प्राइस 20,000 से ज्यादा है ना, इसका मतलब तो आप बहुत रिच हो। आप रिच हो और आप अगर इतना पैसा दे सकते हो तो आप जीएसटी भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपका रेंट 20,000 से कम है तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी नहीं लगाएंगे, उसे एग्जाम्प्ट कर देंगे, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। ठीक है, इजी पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बैंकिंग सेक्टर। देखो बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट चार्ज किए है ऑन लोन एडवांसेस, तो गवर्नमेंट कहती है उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है ड्यू टू डिले पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे भैया याद रखना, ये पेपर में आ सकता है पॉइंट, कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है और आपने उसे लेट पेमेंट करी है, उसकी वजह से आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? उस पर बिल्कुल जीएसटी आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पे मेरे साथ समझो, यहाँ पे बैंक है, ठीक है, यहाँ पे बैंक है और हमारे यहाँ पे है ऑथराइज डीलर। यहाँ पे ऑथराइज डीलर, अगर ये दोनों आपस में कोई भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो उसपे जीएसटी नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा बैंक है, अगर बैंक और बैंक आपस में कोई फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं तब भी जीएसटी नहीं आता है। और यहाँ पे अगर हमारा एक ऑथराइज डीलर भी आपस में कोई करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो जीएसटी नहीं आता है। तो गवर्नमेंट कहती है इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की, सेल और परचेज की, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग बैंक और ऑथराइज डीलर या अमंग ऑथराइज डीलर, इन दोनों के बीच में गवर्नमेंट कहती है जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसेज टू द सेविंग अकाउंट। देखो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने सेविंग अकाउंट खुलवाए थे, अंडर एक योजना थी उनकी, कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे बैंक अकाउंट खुलवाए थे, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाए थे। ये खुलवाए थे उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की थी उस टाइम खुलवाए थे। तो इसमें अगर कोई सर्विसेज दी जाती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, सपोज करो मेरे पास एक बैंक है, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक का मेरे पास एक मेरा बैंक अकाउंट है। ठीक है, और मेरा बैंक अकाउंट जो है वो है मेरी दिल्ली ब्रांच में, लेकिन मैंने ट्रांजेक्शन करी तमिलनाडु की कोई ब्रांच में जाके, कोई एटीएम में जाके कैश निकाल लिया या कोई चेक डिपॉजिट करा दिया, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन करी। तो इस केस में क्या हुआ, कोई भी कार्ड अपने स्वाइप कर दिया, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन करी, तो अगर ये ट्रांजेक्शन जो है 2000 से कम की है, अभी देखो ये जो बैंक है आपस में सेटलमेंट करेंगे, तमिलनाडु ब्रांच क्लियर तो कर देगी वो चीज, लेकिन बाद में सेटलमेंट करेगी दिल्ली से। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगी अगर ये अप टू 2000 के अमाउंट तक की है तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज जीएसटी लगा दिया जाएगा। ये पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बिजनेस फैसिलिटेटर, कोई इंक्लूडिंग देयर एजेंट सर्विस देते हैं ऐसी ब्रांच को जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं वो इंक्लूडिंग देयर एजेंट, इनके एजेंट भी कोई सर्विस दे रहे हैं रूरल ब्रांच ऑफ बैंक को सर्विस दे रहे हैं तो जीएसटी नहीं आता। अगर अर्बन ब्रांच है तो जीएसटी आता है। तो याद रखना सिर्फ रूरल ब्रांच को एग्जेम्पशन दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, एजुकेशन सेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, एक एक करके देखते हैं। एजुकेशन सेक्टर, देखो एजुकेशन सेक्टर में आपको माइंडसेट क्या रखना है, माइंडसेट ये रखना भैया गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट उन पे जीएसटी नहीं लगाना चाहती। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ वही एजुकेशन प्रमोट करना चाहती है जो इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज की गई है। जो इंडियन लॉ वाली एजुकेशन है गवर्नमेंट सिर्फ उन्हें ही प्रमोट करती है। अगर फॉरेन लॉ की एजुकेशन है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी। अगर कोई ऐसी एजुकेशन दे रहे हो जो फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज की गई है, इंडियन लॉ से रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो गवर्नमेंट कहती है करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जीएसटी लगाएंगे, इंडियन वाली भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता कौन है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यार ऐसे याद रखो, देखो ऐसे याद रखो, स्कूल्स भी आते हैं
कॉलेजेस भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह आते हैं, सब आते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आ गया प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, स्कूल्स आ गए हमारे, प्री स्कूल भी आ गया, हायर सेकेंडरी स्कूल भी आ गया। उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। भैया देखो यहाँ पे याद रखना इंडियन लॉ, मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ पॉइंट, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होगी तभी उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माना जाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज, एनसीवीटी, एससीवीटी। एनसीवीटी, एससीवीटी कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करती है, अप्रूव करती है, उनपे भी जीएस, उन्हें भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाता है। देखो प्लम्बर वगैरह जैसे होते हैं, कारपेंटर्स हो गए, इनके अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, तो उन्हें भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माना जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में कवर होते हैं। उसके बाद आते हैं सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स, जैसे ना सीबीएसई वगैरह जो है ना, हरियाणा बोर्ड अलग है, आपका सीबीएसई बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, इन्हें भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाता है सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम। जब ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उस पर्पस के लिए इन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाता है, अदरवाइज इन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाता। तो बेसिकली देखो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ गया, ऐसे याद करो, स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए। ठीक है, ये तो फुल्ली आ गए। कॉलेजेस में सिर्फ वही आएंगे जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो रिकॉग्नाइज की गई है, जो एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी उन्हें कवर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गए जो वोकेशनल कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज, उन्हें भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाता है। और लास्ट में हमारा जो हमारे बोर्ड्स होते हैं, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, इन्हें भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाता है टू द एक्सटेंड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ही इन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्शन देखते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एग्जाम्शन कैसे मिलती है। यहाँ पे दो तरह की एग्जाम्शन होती है कि ऐसी, पहले तो वो वाली सर्विसेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना ये प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तब क्या एग्जाम्शन है। और दूसरी पढ़ेंगे ऐसी सर्विसेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहा है किसी को सर्विसेज, और दूसरी होती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले रहा है किसी से सर्विसेज। तो जहां पे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विसेज देता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जब भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विस देगा अपने स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को, तो हमेशा एग्जाम्प्ट होगी, जीएसटी नहीं आएगा। सपोज कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसकी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझ पे अगर वो मुझे कोई सर्विसेज दे रहा है, मुझे पढ़ाने की सर्विस दे रहा है, तो उसमें जीएसटी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को कोई भी सर्विसेज दी जाती है तो उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। और सेकंड यहाँ पे है सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम अगेंस्ट एंट्रेंस फीस। अगर एंट्रेंस फीस देके कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, एडमिशन के टाइम पे आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, वो एग्जाम्स किए जाते हैं, अगर वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड सर्विस दी जा रही है, तब भी जीएसटी नहीं आता। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सपोज मैं हूँ, मैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विसेज दे रही हूँ, क्या वो एग्जाम्प्ट होगी या नहीं होगी, देखते हैं। अगर देखो कोई प्री स्कूल है, ऐसे याद रखो, अगर कोई प्री स्कूल है या हायर सेकेंडरी स्कूल है, कोई भी स्कूल है एक तरह से, अगर कोई भी स्कूल है उसे अगर ये 3 सर्विसेज दी जा रही है, तो गवर्नमेंट कहती है उस पर जीएसटी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे ये नेसेसिटी है। देखो यहाँ पे नेसेसिटी, अगर आपने देखा होगा तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जनरली बसेस की सर्विसेज दी जाती है, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी जाती है, क्योंकि वो खुद नहीं आ जा सकते, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, तो उन्हें जनरली ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जाती है। तो अगर कोई भी पर्सन किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, अपनी बसेस दे रहा है कि मैं, मेरा बस होगी, मेरी ड्राइवर होगी, तो उस तरह से आप, मेरा ड्राइवर होगा, मेरी बस होगी, तो उस तरह से अगर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है किसी भी प्री स्कूल को, किसी भी प्री स्कूल या हायर स्कूल को, तो उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। केटरिंग की सर्विसेज एंड सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग, हाउसकीपिंग की सर्विसेज अगर दी जाती है किसी भी स्कूल को, या तो प्री स्कूल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, उसे अगर ये 3 सर्विसेज दी जा रही हैं तो जीएसटी नहीं लगाया जाता। उसके बाद अगर कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उन्हें अगर सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल की सर्विस दी जा रही है, तो यही वाली सर्विस एग्जाम्प्ट होती है, अदरवाइज सारी टैक्सेबल होती है। यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है, सपोज करो अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ये दी जा रही है किसी भी कॉलेज को, तो क्या एग्जाम्प्ट होगी? तब एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज स्कूल को प्रोवाइड करते हैं तभी जी एग्जाम्प्ट होती है, अदरवाइज आपकी टैक्सेबल होती है। तो ऐसे पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर जितने भी बच्चे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर वो कोई एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एडमिशन इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम्प्ट होता है, अदरवाइज जीएसटी लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट एक बार रीड कर लेना। देखो अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो फ्रेंचाइजी फीस चार्ज कर रहा है, या किसी कोई कॉलेज है वो प्लेसमेंट सर्विसेज दे रहा है कॉर्पोरेट्स को, या फिर अपना ऑडिटोरियम वगैरह जो है वो रेंट पे दे रहा है, तो ये सब जो काम है ये स्कोप में नहीं आते, तो इन सब पे जीएसटी लगाया जाता है। सपोज करो एक स्कूल है, उनका एक स्कूल है, उनका एक ऑडिटोरियम है, उन्होंने वो रेंट पे दे दिया, तो गवर्नमेंट कहती है ये तो जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि जो स्कूल है अगर वो इन तीनों को सर्विसेज देता है तभी एग्जाम्प्ट होती है, अदरवाइज जीएसटी लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट और मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। सपोज करो कि एक ना कॉलेज है,
एक कॉलेज है, वो ना आपको डुअल डिग्री देता है। उसमें ना 2 कोर्सेज़ दे रहा है वो। एक कोर्स तो इंडियन लॉ ने रिकॉग्नाइज़ कर रखा है और दूसरा फॉरेन लॉ का है। तो अगर ये जो है इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट कहती है इसमें अगर आप इन दोनों के प्राइस सेपरेट कर सकते हो तो अलग-अलग जीएसटी लगा देना, ये तो एग्ज़म्प्ट हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें जीएसटी लगा देना। लेकिन अगर आप इन दोनों के सेपरेट प्राइस को सेपरेट नहीं कर सकते, प्राइस जो है एक कॉमन प्राइस चार्ज किया है इन दोनों के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है इसे मिक्स अप्लाई मानेंगे और जो फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट आएगा वो पूरे पे लग जाएगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि अगर आप प्राइस सेपरेट कर सकते हो तो आप जो फॉरेन वाला है वो टैक्सेबल हो जाएगा और इंडियन वाला एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने सिंगल प्राइस चार्ज किया है, उसे सेपरेट नहीं करा जा सकता, तो एंटायर अमाउंट को मिक्स अप्लाई मान लिया जाएगा और पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो प्राइवेट कोचिंग्स होती है वो भी टैक्सेबल होती है। मैं आप लोगों को कोचिंग्स दे रही हूँ, ये भी टैक्सेबल है, जीएसटी आता है इसके ऊपर। उसके बाद आंगनबाड़ी जो होता है उसे भी एग्जाम्प्ट किया गया है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि इनपुट सर्विसेज एंड आउटपुट सर्विसेज फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जाम एग्जाम्प्ट होती है। सपोज करो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उसने कुछ इनपुट सर्विसेज भी ली होंगी और आउटपुट सर्विसेज भी दी है, तो ये दोनों एग्जाम्प्ट होती है। इनपुट सर्विसेज भी आउटपुट सर्विसेज भी दोनों एग्जाम्प्ट होती है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आईएएम से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। देखो आईएएम ना उसके पास दो तरह के कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स होता है जो बहुत लॉन्ग टर्म के होते हैं, जो 1 साल से ज्यादा के चलते हैं, जिनके अगेंस्ट वो डिग्री देता है, जिसके अगेंस्ट वो डिग्री या डिप्लोमा देता है, तो वो तो एग्जाम्प्ट होते हैं, उनपे जीएसटी नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर वो ऐसे कोई कोर्सेज दे रहा है जो लेस देन 1 ईयर के होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के होते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट ना वो डिग्री या डिप्लोमा नहीं देता, सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देता है। तो कहता है कि यस इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाता है, तो वो टैक्सेबल होता है, वहां जीएसटी लगाया जाता है। उसके बाद फूड केटरिंग का पॉइंट है, फूड केटरिंग से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। फूड एंड केटरिंग की सर्विसेज दी जा रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी भी स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी को, तो एग्जाम्प्ट हो जाती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ को दे रहे हैं तो एग्जाम्प्ट होगी। आउटसोर्स कर रखी है, सपोज एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसने ये वाली सर्विस एग्जाम आउटसोर्स कर रखी है, तो अगर वो प्री स्कूल है, कोई भी प्री या सेकेंडरी स्कूल है, तो एग्जाम्प्ट होगी, अदरवाइज वो टैक्सेबल होती है, उसमें जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट है यहाँ पे भी। देखो एजुकेशन सेक्टर जो है ना, इसे एक बार आप 2 बार रीड करोगे इस चार्ट को, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ये 3 सर्विसेज सिर्फ स्कूल को एग्जाम्प्ट होती हैं, कॉलेज या अदर किसी और को दी जाए तो एग्जाम्प्ट नहीं होती। और अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस दे हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो एग्जाम्प्ट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। ठीक है, उसके बाद ये सारी जो थी क्लैरिफिकेशन थी, मतलब एक तरह से अमेंडमेंट थी। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आईएएम वाली, फूड केटरिंग वाली एक बार आप रीड करके चले जाना, ये वाली भी एक बार रीड करके चले जाना, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आ जाए, तो अच्छे खासा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्लैरिफिकेशन हमने पढ़ ली। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, जो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में ये वाला जो चार्ट है ना, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब हम आरसीएम चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने ये चार्ट आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पशन लिंक करके देती हूँ, तो ये दोनों चैप्टर आपके मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आपको पढ़ाना है कि ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर प्रोवाइड करते हैं तो एग्जाम्पशन मिलती है। सबसे पहले ये देखते हैं गवर्नमेंट होता क्या है। तो गवर्नमेंट में आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देयर ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, और उनके ऑफिसेज और जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वो भी यहाँ पे कवर होंगे गवर्नमेंट की डेफिनेशन में। ठीक है, और उसके बाद अथॉरिटी, बोर्ड या एंटिटी, ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसमें 90% या कंट्रोल जो है, 90% कंट्रोल या इक्विटी जो है वो हमारी गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी के पास भी है, तो उस वहां पे एग्जाम्पशन दी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, आईआरडी हो गई, ये आपकी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते, तो ये वाले इस वाले क्लॉज में यहाँ पे नहीं आते हैं, तो ये वाले एग्जाम्पशन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद एक पॉइंट और है यहाँ पे, लोकल अथॉरिटी, बहुत बार वर्ड आता है लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी में कौन आता है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद, रिलीजन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सब आपके आते हैं लोकल अथॉरिटी में। और लोकल अथॉरिटी से जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं उन्हें भी एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको पढ़ा दी। अब देखते हैं यहाँ पे सर्विसेज लिखी है सबसे पहले, ऐसी सर्विसेज जो प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी दोनों में से कोई भी सर्विसेज दे, गवर्नमेंट दे या लोकल अथॉरिटी दे, तो एग्जाम्पशन मिलती है। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सप्लायर है, याद रखना जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, सप्लायर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी एग्जाम्पशन मिलेंगी। अब ये वाली सर्विसेज मैंने आप लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड करी है, सर्विसेज ए, बी, सी, और यहाँ पे एक और है सर्विसेज डी। 4 पार्ट्स में डिवाइड किए आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी आपको सर्विसेज बी। देखो सर्विसेज बी में ना ये 4 सर्विसेज लिखी हुई है, और गवर्नमेंट कहती है इसमें हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा, मतलब ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, यही जीएसटी पे करने के लिए लायबल है।
ठीक है, सबसे पहली है सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन रेलवेज, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट इनसाइड एंड आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स। ये जो 4 सर्विसेज हैं देखो याद हो जाएंगी, पोस्ट का डिपार्टमेंट दे, रेलवेज दे, या फिर आपकी ऐसी सर्विसेज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट या वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट, और लास्ट यहाँ पे आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। अगर ये जो 4 सर्विसेज हैं गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दे रहा है तो वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी आती है। मतलब इंडियन रेलवेज अगर सर्विस दे रहा है तो इंडियन रेलवेज ही अपने बिल में जीएसटी ऐड करेगा और बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करेगा, हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ये 4 डिपार्टमेंट ही लायबल है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, पोस्ट वाला जो डिपार्टमेंट है ना, पोस्ट में यहाँ पे 4 चीजें एग्जाम्प्ट की गई हैं, 4 चीजें, पोस्ट कार्ड, आइलैंड लेटर, बुक पोस्ट, या फिर एनवलप जिनका वेट 10 ग्राम से कम होता है। कौन कौन से? पोस्ट कार्ड की सर्विस, आइलैंड लेटर जो होते हैं जो मतलब विद इन इंडिया ही जाते हैं, ठीक है, उसका बुक पोस्ट, या फिर आपके एनवेलप वेट जिनका 10 ग्राम से कम का वेट होता है। ये चारों मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी कि ये चारों एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, इन पे जीएसटी नहीं आता, तो ये चारों हटा दिए गए। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विस देता है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती है। सपोज करो स्पीड पोस्ट की सर्विस दी जा रही है तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगी। ठीक है, तो इजी पॉइंट है, ये 4 सर्विसेज आप याद कर लेना, इन 4 सर्विसेज में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आता है। उसके बाद आते हैं सर्विसेज सी पे। सर्विसेज सी में सिर्फ एक ही सर्विस है, वो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी कोई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दे रहा है। अब देखो अगर इंडियन रेलवेज है, आपने देखा होगा इंडियन रेलवेज जो होता है वहां पे स्टेशन पे कई बार लोगों ने अपने अपने शॉप्स लगा रखी होती है, स्टॉल्स लगा रखी होती है, तो देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी जो है वो इंडियन रेलवेज की है, लेकिन इंडियन रेलवेज ने रेंट पे दे रखी है। तो अगर इंडियन रेलवेज अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती है, मतलब इंडियन रेलवेज ही अपने जो इनवॉइस होता है उसमें जीएसटी लगा देता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई और डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, तो आपको देखना है किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो फॉरवर्ड चार्ज आता है, मतलब ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है यही अपने बिल में जीएसटी लगाता है और बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी आती है, मतलब ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। सर्विसेज बी हमने पढ़ ली, सर्विसेज बी में 4 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दी कि हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा। और सर्विस सी में जो हमारी सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन थी, कौन सी थी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में याद रखना इंडियन रेलवेज कभी भी अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो फॉरवर्ड चार्ज आता है, आंखें बंद करके फॉरवर्ड चार्ज लगा देना। कोई और डिपार्टमेंट है तो वहां पे आपको देखना है यहाँ पे याद रखना रजिस्टर और अनरजिस्टर की क्लारिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी तो आरसीएम में लायबिलिटी आएगी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सर्विसेज ए। देखो सर्विसेज ए कहता है एनी सर्विस जो बी और सी में मेंशन है। बी में हमारी 4 सर्विसेज मेंशन है, देखो यहाँ पे हमारी 4 सर्विसेज मेंशन है और यहाँ पे हमारी एक सर्विस मेंशन है, मतलब इन 5 सर्विस को छोड़ के जो भी सर्विसेज बची हमारी उन पे ये वाला सर्विस ए वाला रूल एप्लीकेबल होगा। और एक पॉइंट याद रखना, सर्विसेज डी भी है, सर्विसेज डी में क्या होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन सर्विसेज ए में अभी ऐसा लिखा है, यहाँ पे डी भी मान सकते हो। बी सी और डी में जो भी सर्विसेज आ रही है उन्हें छोड़ के जो भी सर्विसेज बची उनमें ये कॉमन रूल एप्लीकेबल होगा। कॉमन रूल क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपको देखना है सर्विस दी किसे जा रही है। बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दी जाती है तो एग्जाम्प्ट होता है, जीएसटी ही नहीं आता, बात खत्म। ठीक है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दी जाती है तो उसमें आपको देखना है क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर है इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड था या लाइबल टू रजिस्टर था, या फिर अदरवाइज रजिस्टर करने के लिए लाइबल नहीं था या फिर रजिस्टर भी नहीं था। तो अगर ये अदरवाइज वाला केस होता है तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, जीएसटी नहीं आता। लेकिन अगर वो रजिस्टर था या लाइबल टू रजिस्टर था तो अगेन आपको 2 चीजें देखनी है कि जो कंसिडरेशन है वो 5000 है, 5000 से कम है या 5000 से ज्यादा है। अगर 5000 से कम का कंसिडरेशन है तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ का केस है तो 5000 पर ईयर देखा जाता है। ठीक है, और अगर आप कंसिडरेशन 5000 से ज्यादा का है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लाइबिलिटी आती है, और ये जो बिजनेस एंटिटी होती है ना, ये बिजनेस एंटिटी जो होती है, बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है, ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ एक बार एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं। जो सर्विसेज ए है हमारी, जो सर्विसेज ए है उसमें आपको सबसे पहले देखना है क्या आप बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो एग्जाम्प्ट हो गया भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट में फर्दर 2 बाइफर्केशन होती है। क्या बाइफर्केशन होती है? क्या वो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर है, सॉरी रजिस्टर है या लाइबल टू रजिस्टर है इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इफ यस, फिर ये अदरवाइज, पहले अदरवाइज देखते हैं। ठीक है, अदरवाइज वाले में एग्जाम्प्ट हो जाता है, अगर वो रजिस्टर भी नहीं थे और लाइबल टू रजिस्टर भी नहीं थे इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, जीएसटी नहीं आता है। लेकिन अगर वो रजिस्टर थे और लाइबल टू रजिस्टर थे इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो अगेन 2 कंडीशन आती है कि भैया जो कंसिडरेशन है वो 5000 से कम है, या कंसिडरेशन
आपका जो है वो लेस देन 5000 है या ग्रेटर देन 5000 है, ऐसे करते हैं। कंसिडरेशन जो है वो आपका लेस देन 5000 है या कंसिडरेशन आपका ग्रेटर देन 5000 है। अगर लेस देन 5000 तो ये आपका एग्जम्प्ट हो जाता है और ये वाला आपका टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज्यादा है तो ये टैक्सेबल होगा। और याद रखना ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई का केस होता है, तो 5000 की जो लिमिट है वो पर ईयर की देखी जाती है। 1 ईयर में 5000, 1 ईयर में 5000 से कम है या 1 ईयर में 5000 से ज्यादा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये देखो कितनी डिटेल में मैंने आप लोगों के चार्ट बनाया है। आपको ये चार्ट याद हो गया भैया, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको इंस्टीट्यूट जो है आपको 5 भी कंडीशन दे दे ये होगा ये होगा, आपको सारी पता होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इस चार्ट से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट मुझे आपको पढ़ानी है सर्विसेज डी। देखो सर्विसेज डी में ना मैंने वो सर्विसेज लिखी हैं गवर्नमेंट चाहे किसी को भी दे, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट किसी को भी दे, आपको दे, मुझे दे, रिलायंस को दे, टाटा को दे, मुकेश अंबानी को दे, किसी को भी दे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, उसपे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो सर्विसेज ए, बी और सी हमने पढ़ ली थी। ए में हमने पढ़ा जो बी और सी को छोड़ के जो भी आते हैं, जिसमें बाइफर्केशन बॉडी कोऑपरेट और अदर देन बॉडी कोऑपरेट का होता है। बी में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आता है। सी में हमने देखा रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन की बाइफर्केशन होती है और सिर्फ एक ही सर्विस आती है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अब लास्ट मुझे आपको पढ़ाना है ऐसी सर्विस है जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट किसी को भी दे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जीएसटी कभी भी नहीं आएगा। पेपर में ये वाली ट्रांजेक्शन दिख गई तो एग्जाम्प्ट कर देना, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी आती है सर्विसेज डी में, एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं। सर्विसेज डी, देखो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना ये बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना, और आप किसी और बुक से पढ़ने बैठोगे, कहीं और से पढ़ने बैठोगे ना, तो इतनी बड़ी लिस्ट है ना कि आपको याद ही नहीं होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये जो लिस्ट है ना आप लोगों के लिए समराइज कर दी जाए, सारी एग्जम्पशंस भी कवर करें और आप लोगों के लिए समराइज किया जाए, इस टॉपिक को आपको याद कराया जाए। देखो इससे ज्यादा इससे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, मैंने बहुत कोशिश करी आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने की। अब देखते हैं एक एक करके सर्विसेज डी। सर्विस डी में सबसे पहले वो कहते हैं जो पंचायत होती है ना हमारी, अगर वो कोई भी सर्विसेज दे रही है और ऐसी सर्विसेज दे रही है जो आर्टिकल 243 जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। आर्टिकल 243 जी आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पंचायत सर्विसेज दे रही है ऐसी सर्विसेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 जी में मेंशन है तो उसपे जीएसटी नहीं लगाया जाता। म्यूनिसिपैलिटी जो है वो सर्विसेज दे रही है ऐसी सर्विसेज जो आर्टिकल 243 डब्ल्यू में मेंशन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। उसके बाद जो गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है, सपोज गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है वो सर्विसेज दे रही है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट या एलए। ठीक है, इन्हें सर्विसेज दे रही है जहाँ पे कंसिडरेशन भी यही लोग पे कर रहे हैं तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, कई बार जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, जो पीएसयूज होते हैं, उन्हें लोन चाहिए होता है। वो लोन की जो गारंटी होती है वो हमारी गवर्नमेंट देती है, तो अगर ऐसी कोई गारंटी अगर कोई गवर्नमेंट हमारे पीएसयू को दे रही है लोन की तो उसपे भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस होते हैं, कई बार क्या होता है जो हमारा कस्टम डिपार्टमेंट है वहां पे हमारा कुछ काम होता है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, उसके लिए ओवर टाइम लगवाया जाता है। तो ओवर टाइम अगर लगवाया जा रहा है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कार्गो से रिलेटेड तो वहां पे भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ओल्ड एज होम, देखो ये वाला पॉइंट जो है हमने बिल्कुल एज इट इज, ये वाला पॉइंट हमने चैरिटेबल ट्रस्ट जो पढ़ाया था मैंने आपको वहां पे भी था और ये सेम एग्जाम्पशन यहाँ पे भी है। मतलब अगर ये वाला काम अगर चैरिटेबल ट्रस्ट करता है तब भी जीएसटी नहीं आता, और गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट करता है तब भी नहीं आता। क्या है यहाँ पे, अगर ओल्ड एज होम रन कर रहे हैं जहाँ पे जो रेजिडेंट्स है उनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है और जो चार्जेस है 25,000 पर मंथ से कम है तो वहां पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कोई भी रजिस्ट्रेशन दे रहा है अंडर एनी लॉ, कोई लाइसेंस, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं तब भी जीएसटी नहीं आता। मतलब कोई भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कोई लाइसेंस दे रहे हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं अंडर एनी लॉ तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट है उन्होंने नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के राइट्स दिए किसी फार्मर को, सपोज करो गवर्नमेंट के पास एक लैंड वगैरह थी, गवर्नमेंट ने किसी फार्मर को दे दी, असाइन कर दी, तो उस केस में भी वहां पे भी जीएसटी नहीं आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आउट किया गया, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज, हॉर्सेज की अगर वो रेयरिंग कर रहा है तो ये वाला हॉर्सेज के केस में एग्जाम्पशन नहीं मिलती है। आगे मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ाऊंगी वहां पे बताऊंगी हॉर्सेज से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पशन नहीं दी जाती। ठीक है, हॉर्सेज को हटा दो, उसके अलावा अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने का राइट दिया फार्मर को तो वहां पे भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखो रेलवे का जो डिपार्टमेंट है, अगर वो अपने जो प्लेटफॉर्म की टिकट वगैरह दे रहा है, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम, बैटरी ऑपरेटेड कार जो होते हैं जिन्हें यूज करने की सर्विस दे रहा है तब भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। सपोज आपने देखा इससे रेलवेज होता है, वहां पे कई बार ट्रेन लेट होती है तो वहां पे एक वेटिंग रूम होता है, क्लॉक रूम होता है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, खुद वेट कर सकते हो। तो अगर ये वाली सर्विसेज देता है तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। और यहाँ पे अगर बैटरी ऑपरेटेड कार जो होती है, आपने देखा है छोटी छोटी बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा टाइप चलती है रेलवे स्टेशन पे, तो उनपे भी जीएसटी नहीं लगाया जाता।
उसके बाद जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है ना, वो जोन वाइज काम करता है, उसके मल्टीपल जोन्स होते हैं। तो अगर रेलवे का कोई एक जोन दूसरे जोन को सर्विस दे रहा है तब भी जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि देखो यार इंटरनल रेलवे का काम है, वहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। उसके बाद ये वाला पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा था, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, यहाँ पे ये 4 चीजें पढ़ाई थी, तो ये 4 चीजें मैंने बताया था कि ये वाली यहाँ पे नहीं आती, ये चारों एग्जाम्प्ट होती हैं, इन पे जीएसटी नहीं आता। तो ये चारों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके। पोस्ट कार्ड, आइलैंड लेटर, बुक पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट जिनका वेट जो है वो 10 ग्राम से कम है, तो उन पे भी जीएसटी नहीं आता। उसके बाद R&D सर्विसेज अगर दी जा रही है, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी R&D सर्विस दे रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विस दे रही है, उसमें भी जीएसटी नहीं आता। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसी है जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो कंट्री में, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। उसके बाद यहाँ पे एक है एक्सेस रॉयल्टी, ईआरसीसी को ना गवर्नमेंट राइट देती है कि उनके ब्याह पे रॉयल्टी कलेक्ट कर सकते हैं, तो उन पे भी जीएसटी नहीं आता। यहाँ पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट है, यहाँ पे ईआरसीसी है, और यहाँ पे हमारे माइनिंग होल्डर्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसे राइट दिए होते हैं। तो अब यहाँ पे ना ये दो तरह की ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि 2 बार जीएसटी आएगा, तो गवर्नमेंट ये जो ईआरसीसी को गवर्नमेंट ने राइट दिए हैं रॉयल्टी कलेक्ट करने की, वहां पे भी जीएसटी नहीं आता। ये वाला पैराग्राफ अभी बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे जो सर्विसेज आप मेंशन कर रखी है, ये वो सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट अगर रिसीव कर रही है, कि सपोज करो मैं हूं, मैं ये सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रही हूँ, तब क्या जीएसटी लगाया जाएगा। अभी तक हमने पढ़ी जो ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, मतलब अभी तक हमने पढ़ी थी ऐसी सर्विसेज जहाँ गवर्नमेंट सप्लायर थी, अब हमें पढ़नी है ऐसी सर्विसेज जहाँ गवर्नमेंट रिसिपिएंट है, ठीक है। तो ऐसी सर्विस टू द गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट रिसिपिएंट है, तो वहां पे जीएसटी कब कब नहीं आता। तो देखो यहाँ पे माइंडसेट क्या रखना ना, इसमें माइंडसेट ये रखना कि देखो जब भी कभी किसी ट्रांजेक्शन पे, सपोज 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन है, जीएसटी अगर लग गया तो 1,18,000 प्राइस हो जाता है, 1,18,000 का आपका प्राइस हो जाता है। तो गवर्नमेंट, अब यहाँ पे गवर्नमेंट रिसिपिएंट है, तो भरना किसको है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट चाहती है जो सर्विसेज वो ले तो उसमें कम से कम टैक्स लो, ताकि प्राइस जो है वो कम से कम रह जाए। तो गवर्नमेंट अवॉइड करती है वहां पे जीएसटी लगवाना, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्योर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, अगर सपोज मैं हूँ, मैंने कोई भी गवर्नमेंट को सर्विसेज दी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, मेरा और गवर्नमेंट का, जिसमें सिर्फ सर्विसेज सप्लाई की जा रही है, मैंने उन्हें कोई भी सर्विसेज सप्लाई की, प्योर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। और ये उससे रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी, जो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का मेंशन है उससे रिलेटेड मैंने गवर्नमेंट को कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद कंपोजिट सप्लाई भी हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रही हूँ मैं, तो इसमें मुझे याद रखना है गुड्स का जो पोर्शन है वो 25% से कम होना चाहिए। अगर मान लो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है अगर, तो 25,000 तक के ही गुड्स हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा के गुड्स होंगे तो टैक्सेबल होगा। अगर इससे कम का गुड्स का अमाउंट है और उनसे रिलेटेड दे रही हूँ, अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन में काम मेंशन कर रखे हैं उससे रिलेटेड सर्विस दी जा रही है, तो एग्जाम्प्ट होगी, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन बाय फेयर प्राइस शॉप, अगर ये वाली सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जाती है तब भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। एक बार रीड कर लेना, इजी इजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, इंश्योरेंस स्कीम के अंडर अगर ऐसा कोई इंश्योरेंस मतलब स्कीम है, उसका इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस भी कवर होता है, जहाँ पे जो प्रीमियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी पे कर रहे हैं, तब भी जीएसटी नहीं आता। और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे 75% एक्सपेंस जो है गवर्नमेंट ने बॉन्ड किया है, तो वहां पे भी जीएसटी नहीं आता। सपोज कोई एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, उसमें 80% गवर्नमेंट ने पे किया और 20% मैंने पे किया, तो वहां पे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जीएसटी नहीं आएगा। 75% से ज्यादा का एक्सपेंस गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। इसके साथ हमने अपना गवर्नमेंट सेक्टर कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, जो है हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर। स्पोर्ट्स सेक्टर, देखो स्पोर्ट्स सेक्टर में एग्जाम्पशन तभी मिलती है जब ये लोग सर्विसेज देते हैं किसको, रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स को। ये लोग सर्विसेज देते हैं किसको, रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स को। अगर ये लोग सर्विस देते हैं तभी एग्जाम्पशन मिलती है, अदरवाइज टैक्सेबल होता है। कौन कौन देता है, प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर या रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स अगर सर्विस देते हैं रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स को, तो जीएसटी नहीं लगाया जाता। यहाँ पे ये लेते हैं, अगर रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ स्पोर्ट दूसरी रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ स्पोर्ट को अगर सर्विसेज दे रही है तो क्या एग्जाम्प्ट होगी, यस बिल्कुल एग्जाम्प्ट होगी, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। एम्पायर सर्विस दे रहा है, कोच, इन सिर्फ ये लोग, ये जो लोग हैं ये सर्विस दे रहे हैं रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स को, तो जीएसटी नहीं लगाया जाता, सिंपल पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पॉन्सरशिप सर्विसेज से रिलेटेड। देखो अगर हम स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हैं ऐसे इवेंट में जो ऑर्गेनाइज कराया है बाय इन लोगों ने, इनमें से किसी ने भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, अगर उसमें कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है तो उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता, उसे एग्जाम्प्ट किया जाता है, ठीक है। तो यह क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट इज एग्जाम्प्ट इफ इवेंट इज ऑर्गेनाइज बाय। अगर इन लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, इन लोगों ने अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है
उस इवेंट में कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है तो वो एग्जाम्प्ट होगी, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये लोग कौन है यार, इनके एक बार नाम आप खुद रीड कर लेना, इजी से नाम है, जैसे नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। तो एक बार आपको नाम रीड करने हैं, आप नाम रीड कर लेना, आपको माइंड में क्लिक होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार ये नाम आप रीड कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंटरटेनमेंट सेक्टर, देखो एंटरटेनमेंट सेक्टर में ना माइंडसेट इस तरह से रखना, देखो ये रखना कि एंटरटेनमेंट सेक्टर में दो चीजें आती हैं। सपोज करो हमारे हैं अरिजीत सिंह, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ अरिजीत सिंह, हम सब अरिजीत सिंह के फैन है, ठीक है। एक है अरिजीत सिंह और दूसरी है कोई एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो क्या है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब अरिजीत सिंह ने एक दिन सोचा यार एक कॉन्सर्ट करते हैं दिल्ली में। एक कॉन्सर्ट कहाँ करते हैं, दिल्ली में कॉन्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सर्ट जो है उससे सारे, उस कॉन्सर्ट में जितनी भी अरेंजमेंट्स थी वो सारी कराई थी एबीसी लिमिटेड ने, और अरिजीत सिंह ने आके वहां पे गाना गाया था, ठीक है। यहाँ पे जितना भी पैसा था अरिजीत सिंह के पास गया था, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट था। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड ने, अब सपोज मैं हूँ, मुझे उस इवेंट कॉन्सर्ट में जाना है, अब उसकी जो एंट्री फीस थी वो थी 50,000 रुपीज। कितनी थी, 50,000 रुपीज की एंट्री टिकट थी। अभी 50,000 मैं भरूंगी एबीसी लिमिटेड को, एबीसी लिमिटेड पूरा अरेंजमेंट कराएगी, अरिजीत सिंह यहाँ पे आके गाना गाएंगे और उनके जो चार्जेस वगैरह होंगे वो एबीसी लिमिटेड से ले लेंगे। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमें ये जो एग्जाम्पशन देखनी है इस सेक्टर में, हमें दो जनों के एंगल से देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिस्ट के एंगल से, मतलब अरिजीत सिंह के एंगल से, और दूसरी हम देखेंगे एबीसी लिमिटेड के एंगल से कि देखो यहाँ पे दो सर्विसेज है ना, एक एबीसी लिमिटेड ने दी है और एक अरिजीत सिंह ने दी है। तो ये दोनों सर्विसेज से रिलेटेड देखेंगे कि कब एग्जाम्पशन मिलती है कब नहीं मिलती। तो सबसे पहले देखते हैं, जब आर्टिस्ट फोक और क्लासिक आर्टिस्ट जो होते हैं वो सर्विसेज देते हैं किससे रिलेटेड, डांस, म्यूजिक एंड थिएटर। डांस हो, म्यूजिक हो या थिएटर से रिलेटेड अगर कोई भी फोक या क्लासिक आर्टिस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, अब आपको देखना है वो सर्विसेज दे रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर दे रहे हैं, अदरवाइज दे रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर दे रहे हैं तो हमेशा टैक्सेबल होगा। क्योंकि देखो यार, ब्रांड एम्बेसडर हो आप, अब किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हो, आपके पास बहुत पैसा है, आप जीएसटी दो भैया, इसमें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन आप अदरवाइज दे रहे हो तो आपको देखना है क्या कंसिडरेशन जो आपको मिल रहा है वो लेस देन 1,50,000 है। अगर कंसिडरेशन लेस देन 1,50,000 तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाता है। अब सपोज करो यहाँ पे जो अरिजीत सिंह इनसे पैसे ले रहे थे, वो ले रहे थे अपने 10 करोड़ रुपीज, तो भैया ये टैक्सेबल होगा। अगर अरिजीत सिंह से 1 लाख रुपीज ले रहे थे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तब जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। कंसिडरेशन अगर 1,50,000 तक है तो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या आया, अब हम देखेंगे इनके एंगल से, एबीसी लिमिटेड के एंगल से देखेंगे कि एबीसी लिमिटेड ने एडमिशन फीस जो ली है, एंट्री फीस जो ली है, क्या उस पर जीएसटी आता है या नहीं आता। तो ये देखो अब यहाँ पे लिखा है एंट्री टू एन एंटरटेनमेंट इवेंट। जब भी कोई एंटरटेनमेंट इवेंट होता है, एंटरटेनमेंट इवेंट में क्या क्या आता है, सर्कस आता है, डांस थिएटर आता है, कॉन्सर्ट और फंक्शन, म्यूजिक परफॉर्मेंसेज आ जाते हैं, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट्स आ जाते हैं, या ये सब चीजें जो है ये हमारे किस में आते हैं, एंटरटेनमेंट इवेंट में आते हैं। अगर कोई भी एंटरटेनमेंट इवेंट में एंट्री टिकट चार्ज किए गए हैं, जो हमारे एग्जाम्पल में कितने थे 50,000 के, अगर वो एंट्री टिकट चार्ज किए गए हैं तो आपको देखना है वो एंट्री टिकट 500 तक का है। अगर 500 तक का है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अगर मोर देन 500 का है तो टैक्सेबल होगा, उसमें आपको जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर आपसे कोई एंट्री फीस चार्ज करी गई है फॉर एंट्री किसी ऐसी मॉन्यूमेंट में, जू, म्यूजियम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व में, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में, ठीक है, इनमें अगर आपकी एंट्री टिकट चार्ज करी गई है तो एग्जाम करते हैं, गवर्नमेंट पे जीएसटी नहीं लगाती। जू वगैरह अगर आप घूमने जाते हो तो उनपे जो एंट्री टिकट होती है, आप एंट्रेंस में जो टिकट वगैरह परचेज करते हो उन पे जीएसटी नहीं आता, तो यहाँ एग्जाम हो जाता है। तो देखो सिंपल है, इस सेक्टर को आपको दो जनों के एंगल से देखना है। सबसे पहले देखना आर्टिस्ट के एंगल से, आर्टिस्ट के एंगल से अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर हो तो भैया जीएसटी आएगा। लेकिन अगर आप अदर देन ब्रांड एम्बेसडर हो, कंसिडरेशन आप जो ले रहे हो 1,50,000 से कम का है तो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है, ठीक है। और जो कंपनी है, जो इवेंट मैनेजमेंट करा रही, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो एबीसी लिमिटेड है, अगर वो जो टिकट के प्राइस है वो 500 से कम है तो एग्जाम 500 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। जो ये कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं जनरली प्राइस 500 से ज्यादा होता है तो उन पे जीएसटी आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ना ह्यूमन इमोशंस अटैच होते हैं, लोग बड़ी मेहनत करते हैं फिर अपना घर बनाते हैं। तो अगर सपोज करो मैं हूं और मैं अपना घर बना रही हूँ और मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर से प्योर लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कौन सा प्योर लेबर का, मैंने उससे कहा है कि भैया जो सामान लगेगा, सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह, टाइल्स वगैरह, जो भी होगा वो मैं आपको ला के दूंगी, सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट मुझे आपसे चाहिए, आप मुझे कंस्ट्रक्ट करा के दोगे, सामान मैं ला के दूंगी। तो मैंने प्योर लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और मैं नया घर बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, न्यू कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। तो और याद रखना, न्यू कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो सिंगल रेजिडेंशियल यूज के लिए हो रही है। मेरा घर है, मैं अपने लिए घर बना रही हूँ, तो सिंगल रेजिडेंशियल यूज के लिए हो रही है तो एग्जाम्प्ट होता है, जीएसटी नहीं आता।
लेकिन अगर सपोज करो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक बिल्डिंग बना रहा है जिसमें 20 फ्लोर है, एक आपका है, एक मेरा है, एक मिस्टर ए का, एक मिस्टर बी का है, मल्टीपल यूज रेजिडेंशियल यूज के लिए है, तो उस केस में एक टैक्सेबल हो जाता है, वहां पे एग्जम्पशन नहीं मिलती। अगर कोई इंडिविजुअल अपना घर बना रहा है, सिंगल रेजिडेंशियल यूज के लिए बना रहा है, तभी एग्जम्पशन मिलती है। अगर कोई मल्टीप्लेक्स वगैरह मतलब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो बन रहे हैं, तो उस केस में आपका टैक्सेबल हो जाता है, आप पे कोई एग्जम्पशन आपको नहीं दी जाती। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट आप अब देखो, आपके मन में डाउट भी आना चाहिए कि मैम ये तो न्यू कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब सपोज करो मेरा घर है, मेरा घर पुराना हो गया, मैंने सोचा यार इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करा देते हैं, इसे रिपेयर करा देते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्जिस्टिंग घर में मैंने कुछ नई न्यू कंस्ट्रक्शन करवाई, या मैंने कोई रिपेयर या मॉडिफिकेशंस वगैरह कराई, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट कहती है इस केस में अगर आप इन दोनों स्कीम के अकॉर्डिंग करा रहे हो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। कौन सी दो स्कीम है, अंडर हाउसिंग ऑफ ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर इन दोनों स्कीम्स के अकॉर्डिंग के अंदर आप करा रहे हो अपनी रिपेयर वगैरह, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल होगा, उसमें जीएसटी आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ टीडीआर एंड एफएसएलआई। ट्रांसफर ऑफ एफएसआई और टीडीआर यहाँ पे एक समझते हैं इसे, मुझे बहुत ध्यान से सुनना, मेरे साथ आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन ये अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखो सपोज करो यहाँ पे हमारे मिस्टर ए हैं और यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को क्या कर रहे हैं, 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना रही है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास जो राइट्स हैं, फ्लोर बनाने के राइट्स हैं, वो 18 फ्लोर्स तक के हैं। तो मिस्टर ए ने कहा, मिस्टर ए के पास 2 फ्लोर्स के राइट थे, और मिस्टर ए ने ये जो एफएसआई है, ये फ्लोर स्पेस की जो राइट्स है उनके पास, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दी कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, सिंपल ट्रांजेक्शन हुई है। यहाँ पे ये हमारे सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, और हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पढ़ा था कि इस ऐसी जो ट्रांजेक्शन होती है, जब भी आप अपने टीडीआर राइट जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफर करते हैं, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर जाएगा गवर्नमेंट के पास और अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा। सिंपल पॉइंट था। ठीक है, ये हमने आरसीएम चैप्टर में पढ़ रखा है। अब इसे लिंक करते हैं हमारे एग्जाम्पशन चैप्टर से। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो अगर आपको अपना चैप्टर नंबर 1 याद हो, सप्लाई चैप्टर याद हो, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई ऐसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, ऐसे फ्लैट होते हैं जो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ सोल्ड आउट हो जाते हैं तो उस पर फुल अमाउंट पे जीएसटी आता है। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर वो सोल्ड आउट होते हैं तो उसमें जीएसटी आता है। अंडर कंस्ट्रक्शन कब माना जाता है, अंडर कंस्ट्रक्शन माना जाता है जब आपका ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों डेट में जो अर्लियर आती है उससे पहले अगर आपके फ्लैट सोल्ड आउट हो जाते हैं तो उसमें फुल अमाउंट पे आपका जीएसटी लगाया जाता है। ये हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर जो डेट आएगी, उस डेट के बाद अगर सोल्ड आउट होते हैं तो कोई भी जीएसटी नहीं आता, तो वो उसमें जीएसटी नहीं आता, उसे सप्लाई के स्कोप से बाहर किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, इसमें हमारे फुल अमाउंट में, जब हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, उसमें हमारे अगर हमें अंडर कंस्ट्रक्शन हमने कुछ सेल कर दिया तो फुल अमाउंट में हमारा जीएसटी आ जाता है। राइट, फुल अमाउंट में हमारा जीएसटी आ जाएगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि अब अगर मान लो हम यहाँ पे भी जीएसटी कलेक्ट करें, टीडीआर पहले टीडीआर राइट्स ट्रांसफर किए गए थे, वहां पे भी जीएसटी कलेक्ट किया गया, और उसके बाद यहाँ पे भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो 2 बार जीएसटी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में ही आपका चीजें सेल हो गई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन कब माना जाएगा, इन दोनों डेट में विचएवर इज अर्लियर को अंडर कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में आपकी चीज सेल हो गई थी तो उसमें जो टीडीआर राइट्स, जब टीडीआर राइट्स आपने परचेज करे थे, तो ये वाली ट्रांजेक्शन एग्जाम्प्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप फुल अमाउंट पे जीएसटी एनी हाउ पे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीडीआर राइट से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ टीडीआर राइट्स एफएसआई जो होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जेम्पशन कब दी जाती है, जब आपने इन्हें ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर से पहले आपको अमाउंट रिसीव हो गया था, एनी अमाउंट रिसीव हो गया था, तो इसमें आपका जो है फुल अमाउंट पे जीएसटी आता है। तो गवर्नमेंट कहती है 2 बार जीएसटी नहीं लगाएंगे, एक ही बार लगाया जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका अपफ्रंट अमाउंट। अपफ्रंट अमाउंट में कहते हैं जब भी कोई अपफ्रंट अमाउंट रिलेटेड टू लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट प्रोवाइड करती है हमारा स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या कोई ऐसी एंटिटी जिसमें 20% की ऑनरशिप जो है हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, किसको प्रोवाइड करती है, टू इंडिविजुअल यूनिट डेवलपर को अगर प्रोवाइड करे जाते हैं। किस पर्पस क्या होता है वहां पे, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए कोई भी अपफ्रंट अमाउंट हमारे ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट डेवलपर को, तो उस पर जीएसटी नहीं आता, उस ट्रांजेक्शन को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है इस सेक्टर का की सर्विसेज बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन और कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्क अप टू द
फार्मर्स ट्यूबवेल, कई बार ना फार्मर्स के ट्यूबवेल तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह की जाती है, तो उन्हें भी एग्जाम किया जाता है, उन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको माइंडसेट क्या रखना है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि फार्मर्स के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आए कुछ भी, मतलब जीएसटी वगैरह पे करने का। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को काफी सपोर्ट कर रखा है, इसलिए काफी सारी एग्जाम्पशंस दी गई हैं। सबसे पहले ये देखते हैं एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, मीनिंग्स देखते हैं इनका। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और रियरिंग ऑफ एनिमल्स। जब भी आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स करते हो या रियरिंग ऑफ एनिमल्स करते हो, किसके लिए? फाइबर, फूड, फ्यूल, रॉ मटेरियल एंड सिमिलर थिंग, इन चीजों के लिए आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट करते हो या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करते हो, उसे एग्रीकल्चर माना जाता है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स में आपका हॉर्सेस को आउट किया जाता है, क्योंकि हॉर्सेस जो है बड़े लोगों के शौक है, वो हॉर्स रेस वगैरह बेट करते हैं, तो एक हॉर्सेस को इसमें से आउट किया गया, हॉर्सेस के ऊपर जीएसटी आता है। अदर देन हॉर्सेस किसी भी एनिमल्स के आप रेयरिंग करते हो, किसके लिए? फाइबर, फूड, फ्यूल, रॉ मटेरियल या सिमिलर थिंग के लिए, तो जीएसटी नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है जो मतलब जो हमने फसल उगाई थी उसमें से अब जो बाहर आई है, फसल बाहर आई है, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, ऐसे जिसाते उन पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, जैसे जैसे हमने हमने काटा, जो जो बाहर रखते गए, तो वो हमारा हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर हमने कुछ प्रोसेसिंग करी है, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करी है, जिससे उसका जो है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो है चेंज नहीं हुआ है, और जो प्रोड्यूसर है, जो कल्टीवेटर है, उसी ने करी है। एग्जाम्पल लेते हैं टोमेटोज। आपने टोमेटोज उगाए थे, अब वो टोमेटो जब आपने बाहर निकाले तो थोड़ी मिट्टी मिट्टी हो रही थी, आपने उन्हें धो दिया, अच्छे से साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो उसे क्लीन करने से टोमेटो की जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं हो, वो अभी भी टोमेटो ही है, ऐसा नहीं है कि केचप बन गया। तो टोमेटो उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुए। तो जब भी प्रोड्यूसर जो होता है, जो कल्टीवेटर होता है, वो कोई भी छोटी मोटी प्रोसेसिंग करता है जिससे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज ना हो, उसे भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिखे हैं। देखो शुगर केन, अब एक चीज याद रखना भैया, जो चीनी होती है और जो गुड़ होता है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, शुगर केन आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। जो आपकी शुगर वगैरह होती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती। होल पल्सेज, जो पूरी दाल होती है, वो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है। जो स्प्लिट पल्सेज होती हैं, जो बीच में से तोड़ देते स्प्लिट हो जाती हैं, वो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती। टोमेटो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, केचप आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। यहाँ पे याद रखना, टी एंड कॉफी आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। टी लीव्स और आपके कॉफी बीन्स, जो टी की पत्तियां होती हैं, चाय की पत्तियां होती हैं, और कॉफी की जो बीन्स होती हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती हैं। आपकी टी और कॉफी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते। यहाँ पे याद रखना राइस, ये भी अगेन अच्छा पॉइंट है, राइस जो है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। जो आपका पेडी होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली जो फ्लोर, जो आटा होता है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। गेहूं, जो व्हीट होता है, उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाता है। तो ये पॉइंट एक बार ध्यान से अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, अब एग्जाम्पशन कब मिलती है? अभी तक तो देखो हमने डेफिनेशंस पढ़ी कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है। हमें एग्जाम्पशन कब मिलती है? जब भी हम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करते हैं। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कौन से होते हैं? कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग। हमने जो गेहूं है सपोज वो उगाया, उसके बाद उसे उसे उसका ध्यान रखा, उस पर जो टेस्टिंग वगैरह करनी है वो करी, उसकी हार्वेस्टिंग करी। ये जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन होते हैं, जो फार्म पे किए जाते हैं, वो एग्जाम्प्ट होते हैं, उन पे जीएसटी नहीं आता। उसके बाद सप्लाई ऑफ फार्म लेबर्स, अगर मैं मान लो सप्लाई करती हूँ फार्म लेबर्स की, मेरे पास 10-12 लोग हैं, मैं उन्हें सप्लाई करती हूँ, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, उसे एग्जाम्प्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे अगर मान लो छोटा मोटा प्रोसेस किया जा रहा है वहां पे एग्रीकल्चर फार्म में, जिससे हमारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज नहीं होता, तो उसे भी एग्जाम्प्ट किया जाता है, उसे जीएसटी नहीं लगाया जाता। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको टोमेटो का, सपोज टोमेटो है, उसे क्लीन कर दिया गया, साफ कर दिया गया, उससे उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ है, तो उसे भी एग्जाम्प्ट किया जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेंटिंग। अगर मान लो मेरी कोई जो मेरी कोई लैंड है, उसे मैंने रेंट पे दिया है फॉर एग्रीकल्चर यूज, या फिर मेरे पास कोई मशीनरी है, एग्रो मशीनरी है, उसे मैंने किसी को रेंट पे दिया है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, उसे एग्जाम्प्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं, ये चारों सर्विसेज दे रहे हैं, किसके से इन चारों चीजों से रिलेटेड, तब भी हमारा जीएसटी नहीं आता। फर्स्ट सर्विसेज है लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउस कर रहे हैं हम एपी या राइस का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, या और उसके साथ साथ मेंशन कराया गया है राइस का। देखो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि जो हमारा राइस है वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो राइस को उन्होंने सेपरेटली एग्जाम्प्ट किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो साउथ साइड है ना, वहां पे थोड़ी राइस की कंजम्पशन ज्यादा होती है, तो साउथ के लोग थोड़े अपसेट ना हो, इसलिए राइस को भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया, सेपरेटली एग्जाम्प्ट किया गया। तो क्या लिखा है यहाँ पे? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउस ऑफ एपी या राइस, वो से एग्जाम्प्ट किया गया है।
देखो अगर आप टेक्स्ट पढ़ने जाओगे ना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, बच्चे मिक्स कर जाते हैं इन पॉइंट्स को। मैंने चार्ट फॉर्मेट में आप लोगों ने समराइज कर दिया है यार, इससे ज्यादा समराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ एपी और आईएस, उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। वेयर हाउसिंग करते हैं हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनकी अगर हम वेयर हाउसिंग करते हैं तब भी जीएसटी नहीं आता। हम स्टोरेज या वेयर हाउसिंग करते हैं किसकी, सीरियल पल्सेस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इन चारों की अगर हम स्टोरेज और वेयर हाउस करते हैं उसे भी एग्जाम करते हैं, उसे जीएसटी नहीं लगाते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्री कूलिंग, प्री कंडीशनिंग, रिपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए अगर हम ये चार चीजें, ये चारों पांचों चीजें करते हैं तब भी जीएसटी नहीं आता। क्योंकि देखो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो होते हैं ना वो एक हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, कई फ्रूट्स होते हैं जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं लेकिन सेल वो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। तो इसलिए उनकी अगर हम प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग है ना, वैक्सिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी जीएसटी नहीं आता है, तो सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कवर होते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज होती हैं, जैसे कि फार्मर्स वगैरह को ट्रेनिंग देना, उन पे भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। हमारे एपी मार्केटिंग कमेटी होती है और एपी के एजेंट्स होते हैं जो फार्मर्स को हेल्प करते हैं, उनका जो सामान है वो मार्केट में सेल करना, तो उनके जो चार्जेस होते हैं, जो उनकी कमीशन होती है, उन पे भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। उसके बाद अगर आप कुछ जॉब वर्क की सर्विस दे रहे हो, देखो जॉब वर्क की सर्विस दे रहे हो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो उसमें भी जीएसटी नहीं आता। तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, पेडी से राइस में जो कन्वर्ट करते हैं, पेडी से जब राइस बनाते हैं तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं होता, मतलब पेडी से राइस वाला जो जॉब वर्क की सर्विस होती है उस पर जीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग हॉर्सेज, मतलब कई बार ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं लाइफ स्टॉक्स का, तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, लेकिन हमारे जो हॉर्सेज है उनके केस में लगाया जाता है। हॉर्सेज का याद रखना भैया, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हॉर्सेज है ना उन्हें एनिमल्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। हॉर्सेज पे हर जगह जीएसटी आ रहा है, हॉर्सेज पे एग्जाम नहीं करा है, कहीं पे भी एग्जामेशन दी नहीं गई है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट हमारे पास सर्विसेज बाय नेशनल सेंटर ऑफ कोल्ड चेन डेवलपमेंट। देखो इंडिया में वेयर हाउसेज काफी सारे हैं लेकिन जो कोल्ड चेन वेयर हाउसेज होते हैं ना वो कम है, तो उन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो उनकी जो सर्विसेज होती है उन पे भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने इस चार्ट के साथ आपके लिए बहुत ज्यादा समराइज कर दिया है, एक पेज में पूरा सेक्टर आपके लिए समराइज किया है, ये पूरे चार्ट ही इतने सिंप्लीफाई कर दिए मैंने आप लोगों के लिए कि हर हर सेक्टर के जो चार्ट्स है ना, आप उन्हें 15-15 मिनट लगेंगे आपको, आप पढ़ लोगे, आपका इजीली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि 1 घंटे से ज्यादा आपको खुद सेल्फ स्टडी करने में लगेगा इन चैप्टर से, इन चार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर, देखो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही बोरिंग है, और जो हमारी बुक है ना उनमें भी इतना ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने कोशिश करी समराइज कर दिया जाए। देखो इंश्योरेंस सेक्टर में एग्जेम्पशन जब मिलती है जब जो आपको एलआईसी है वो इन स्कीम के अंडर दी जाए, जीआईसी इन स्कीम्स के अंडर दी जाए, और एनी अदर सर्विसेज जो इन स्कीम्स के अंदर दी जाती है तभी एग्जेम्पशन दी जाती है। अब देखो एलआईसी अगर इन स्कीम्स के अंदर दी जा रही है, भैया इनके नाम आप खुद रीड कर लेना प्लीज, एक बार खुद रीड कर लेना, जैसे जनश्री, आम आदमी, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, तो इस तरह से योजनाएं एक बार रीड कर लेना, आपको याद नहीं होंगी, एक दो बार रीड करोगे तो माइंड में एक बार सेट हो जाएंगी, ठीक है। एलआईसी अगर इन स्कीम के अंडर दी जाती है, जीआईसी इन स्कीम्स के अंदर दी जाती है, और एनी अदर सर्विस अगर इन स्कीम्स के अंदर दी जाती है तो जीएसटी नहीं लगाया जाता, एग्जाम किया जाता है। ये स्कीम्स आप एक बार खुद रीड करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ रीड करना है, एक बार रीड करना, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और है मुझे जो बताना है आपको, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कोई भी सर्विस देते हैं टू द रूरल ब्रांच ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो वो भी एग्जाम होता है। ये सेम पॉइंट हमने बैंकिंग सेक्टर पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि जब बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस देते हैं टू रूरल ब्रांच ऑफ बैंकिंग कंपनी तब भी एग्जामेशन मिलती है। इंश्योरेंस कंपनी की भी रूरल ब्रांच को अगर सर्विस दे रहे हैं तो एग्जामेशन मिलेगी, अर्बन ब्रांच को एग्जामेशन नहीं है, रूरल ब्रांच को एग्जामेशन दी गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं अदर एग्जामेशंस। अदर एग्जामेशन जो किसी भी सेक्टर में क्लासिफाई नहीं हुई है, ये सिर्फ छोटी मोटी एग्जामेशन है, एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। अदर एग्जामेशन में सबसे पहले अगर आपने अपना बिजनेस जो है ट्रांसफर किया है गोइंग कंसर्न में, सपोज करो मेरा बिजनेस है, मैंने अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दिया, आप मेरे ब्याह पे कंटिन्यू करोगे तो वहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाता, उसे एग्जाम किया जाता है, क्योंकि मुझे पता है, गवर्नमेंट को पता है कि आप आगे जीएसटी पे करोगे जब सप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, जो सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है, मार्स से हम सैटेलाइट भेजते हैं, हम मून पे भेजते हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उस पर जीएसटी नहीं होता। कलेक्शन और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं वो जब भी न्यूज कलेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। जर्नलिस्ट हो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया हो, अगर ये तीनों कोई भी न्यूज जो होते हैं वो कलेक्ट करें या प्रोवाइड करें तो जीएसटी नहीं आता है।
उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरीज के ऊपर जीएसटी नहीं आता, ठीक है। सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजर ऑफ एनी पर्सन ऑफ एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। देखो अगर मान लो कोई पर्सन है, कोई एग्जीबिशन है जो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, और मुझे उससे रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, जो भी सर्विस अप्लाई करेगा ऐसे एग्जीबिशन से रिलेटेड, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, जो एफडीएम होते हैं, जो एफडीएम होते हैं वो कोई भी सर्विस देते हैं उस पर जीएसटी नहीं आता। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, सर्विसेज टू एफडीएम तो टैक्सेबल होता है। सपोज मैं एफडीएम को कोई भी सर्विस दे रही हूँ, किसको, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को कोई भी सर्विसेज दे रही हूँ, तो वो तो टैक्सेबल होगी, लेकिन एफडीएम किसी को सर्विस दे रहा है तो वो एग्जाम नहीं होगी। बाय एफडीएम लिखा है यहाँ पे, बाय एफडीएम टैक्सेबल एग्जाम होती है, और टू एफडीएम जो होती है वो तो टैक्सेबल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई अंडर आरटीआई एक्ट तो वहां पे भी जीएसटी नहीं आता, ठीक है। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए लाइक वॉशरूम वगैरह की सर्विस दी जा रही है, वो भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है पेट्रोलियम में, जो पेट्रोल से सेल होता है ना, उसमें कुछ प्रॉफिट शेयर होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उस पर भी हमारा जीएसटी नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये सारी अदर सर्विसेज है, लास्ट वाली एक बार आप खुद रीड कर लेना, इजी सी है, ठीक है। एनजीओ से रिलेटेड है और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी से रिलेटेड है। ये अदर एग्जामिनेशन है जो किसी भी सेक्टर में क्लासीफाई नहीं हुई थी, तो हमने अदर में डाल दी है। तो यहाँ पे हमने ये अदर एग्जामिनेशन भी रीड करनी है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक लास्ट वाली एग्जामिनेशन रीड करनी है, और ये जो नाम है ये सारे नाम एक बार रीड कर लेना, जो जो स्कीम्स है उनके नाम रीड कर लेना, आपका चैप्टर डन है। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स रिवाइज करनी है। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने कोशिश करी है हर जगह आपको लॉजिक दिया जाए, ताकि हो सकता है आपके माइंड में चीजें फिक्स हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार आप लोगों को खुद से रिवाइज करना है। अब इस चैप्टर में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है ना, हमने इस चैप्टर को पूरा चार्ट फॉर्मेट में लिया है, कहीं पे भी पैराग्राफ नहीं लिखे हुए। तो आप लोग अगर खुद से पढ़ने बैठोगे तो आप 1 से 2 आवर्स में पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, क्योंकि इस चार्ट में पढ़ने वाला कुछ इतना इजी है, इतना सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए चार्ट, कि आप क्विकली इजीली खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ विद दिस इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।